नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया सुनील सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास स्टॉप प्रेस। 4 बजे के करीब सुनील ने ब्लास्ट के ऑफिस में कदम रखा तो ब्लास्ट का न्यूज एडिटर रॉय उसे रिसेप्शन पर ही मिल गया। अच्छा हुआ तुम आ गए। सुनील पर निगाह पड़ते ही वो चैन की सांस लेता हुआ बोला, वरना मैं तो तुम्हारी तलाश में निकल रहा था। क्या कहने? सुनील व्यंगपूर्ण स्वर में बोला, जब से न्यूज एडिटर बने हो तभी कुर्सी से उठे हो जो आज? तुम्हें मलिक साहब याद कर रहे हैं। सुनील सकपकाया। मलिक साहब ब्लास्ट के मालिक और एडिटर इन चीफ थे। उनके बेटे राजेंद्र मलिक की मौत के बाद से सुनील को याद नहीं पड़ता था कि कभी उन्होंने उसे ऐसी शिद्दत से याद किया हो। क्या माजरा है भगवान? वो बोला। ठीक से पता नहीं, रॉय बोला। अलबत्ता वो थापर वाली स्टोरी की बाबत मेरे से सवाल कर रहे थे। ओह, जाओ मिल के आओ। हाँ जरूर, कोई मेरे जानने लायक बात हो तो लौट के मेरे पास आना। ठीक है। राय घूमा और उस गलियारे की तरफ बढ़ गया जिसमें उसका ऑफिस था। सुनील एक क्षण रिसेप्शन पर ठिठका खड़ा रहा, फिर वो रिसेप्शन पर मौजूद रेणु की तरफ घूमा। रेणु मुस्कुराई। तूने मुझे नमस्ते कर दी? सुनील बोला। नहीं तो, वो कुटिल भाव से बोली। भूल गई होगी खामखा, लेकिन करेगी तो सही। क्यों भला? भाई मैं हूं ब्लास्ट का बड़े वाला संवाददाता, यानी कि चीफ रिपोर्टर। चीफ लगा लेने से कद 9 फुट हो जाता है। हाँ, अब नमस्ते कर, नहीं तो मैं। नहीं तो क्या? नहीं तो मैं रो रो के जान दे दूंगा। रेणु की बेसाख्ता हंसी छूटी। सुनील भी हंसा। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे, वो बोली। और मुझे आता क्या है? अब जाओ पहुंचो अपने मुकाम पर, वरना नौकरी छूट जाएगी। अरे किसकी माँ ने 1.25 सेर सौंठ खाई है जो सुनील भाई मुल्तानी की नौकरी? ठीक है, फिर तो इधर मेरे पास आके बैठो ताकि दिल से दिल की बातें हो सके, ताकि हम दास्ताने दिले हयात सुना सकें, ताकि ये गिला न रहे कि मैं जाता हूँ। नहीं नहीं, जल्दी क्या है? चाय वाय पी के जाना। बातों में डिनर का टाइम तो जरूर ही हो जाएगा, फिर खाना भी खाकर जाना। वो क्या है कि क्या है? मैं अभी लौट के बताता हूँ। फिर रेणु के मुंह खोल पाने से पहले ही वो भीतर की तरफ लपक पड़ा। अगले ही मिनट वो मलिक साहब के विशाल कक्ष में उनके सामने खड़ा था। गुड आफ्टरनून सर, वो अदब से बोला। मलिक साहब ने सामने फैले पड़े कागजात पर से सिर उठाया, अपनी बाईफोकल्स में से सुनील की तरफ झांका और बोले, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? फाइन सर, थैंक यू फॉर आस्किंग सर। बैठो। थैंक यू सर। सुनील उनकी विशाल टेबल के सामने पड़ी कुर्सियों में से एक पर बैठ गया। थापर वाले केस में क्या प्रोग्रेस है? मलिक साहब ने पूछा। अच्छी प्रोग्रेस है सर, सुनील तत्पर स्वर में बोला। अभी तक तो आप जानते ही हैं कि हमने जो कुछ छापा है इशारों वाली जुबान में छापा है, लेकिन जब संबंधित व्यक्ति इशारा नहीं समझ रहा और अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं पेश कर रहा, तो अब तो सब कुछ तफसील से बकायदा नाम लेकर छापना होगा। इशारा तो वो बखूबी समझ रहा है, तभी तो फोन पर धमकी देता है कि अगर उसकी बाबत हमारे अखबार में कुछ छपा तो वो अखबार के दफ्तर को फूंक के रख देगा, खबर के लिए जिम्मेदार रिपोर्टर को गोली से उड़ा देगा, वगैरह वगैरह। इजियर सेड देन डन। मैंने सुना है कि उस आदमी का दादागिरी पर जोर है और वो गुंडे बदमाशों से घिर के रहना पसंद करता है। आपने एकदम ठीक सुना है। मेरी अपनी तफ्तीश भी ये ही कहती है कि ये आदमी दिलीप थापर विलासी प्रवृत्ति का आदमी है, शराब शबाब का रसिया है, हर तरह के जुए का शौक रखता है, माले मुफ्त दिले बेरहम। एग्जैक्टली सर। सुना है उसके दिमागी तावजान में भी कोई नुक्स है। कोई बड़ी बात नहीं, ताकत के घमंड में डूबे आदमी का सनकी या नीम पागल या दोनों ही होना कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि पागल भी। यस सर, कोई पागल ही मार दूंगा, फूंक दूंगा, बर्बाद कर दूंगा वाली जुबान किसी नेशनल डेली से बोल सकता है। कुछ क्षण खामोशी रही। उस दौरान सुनील ने कई बार बेचैनी से पहलू बदला। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया था। फिर मलिक साहब ने चुप्पी तोड़ी कि ये दिलीप थापर
अब अपनी कोई सफाई पेश करने का ख्वाहिशमंद हो उठा मालूम होता है। अच्छा, हाँ, आज सुबह उसका मेरे पास फोन आया था। तब भाषा तो उसने पटाखे की तरह धमकी वाली ही बोली थी, लेकिन उस फोन कॉल का जो एंड रिजल्ट था वो ये था कि वो इस स्टोरी की बाबत ब्लास्ट के किसी जिम्मेदार आदमी से मिलने को तैयार था। आई सी, स्टोरी क्योंकि विस्फोटक साबित हो सकती है, इसलिए मेरी खुद की ख्वाहिश भी यही थी कि संबंधित व्यक्ति का, दिलीप थापर का वर्जन सुनने के बाद ही इसे छापा जाता। मैं खुद ऐसा ही चाहता था, लेकिन वो तो बात सुन के राजी नहीं था। मैं कई बार फोन पर, अब राजी है, मैंने उससे तुम्हारी अपॉइंटमेंट फिक्स की है। वो, मलिक साहब ने एक उड़ती निगाह वॉल क्लॉक पर डाली। 5 और 6 बजे के बीच अपनी कोठी पर तुम्हारा इंतजार करेगा। जानते हो ना कि वो कहाँ रहता है? जी हाँ, नॉर्थ शोर पर, यहाँ से 30 मील का फासला है। फिर सुनील ने भी घड़ी पर दृष्टिपात किया। मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। वो तो तुम पहुंच ही जाओगे, लेकिन तुमने ये नहीं पूछा कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है। फरमाइए। वो खून खराबे की धमकियां देने वाला आदमी है। वो जानता है कि उसकी असलियत पर, उसके विरसे पर सवालिया निशान लगाने वाले आदमी तुम हो। ऐसे आदमी से अकेले मिलने जाना क्या मुनासिब होगा? सर, धमकी देने में और उस पर खरा उतरकर दिखाने में बहुत फर्क होता है। अगर उसकी मंशा मेरे खिलाफ या ब्लास्ट के खिलाफ कोई खतरनाक कदम उठाने की होती, तो अब तक क्या वो इंतजार कर रहा होता? तो क्या अब वो मुझे इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाता? वो सिरफिरा है, जिस पर कि कभी कभी समझदारी का भी दौरा पड़ता है, जैसे कि आज पड़ा है। एन वैसे ही जैसे कभी कभी समझदारों पर पागलपन का दौरा पड़ता है। सर, उस आदमी ने बकायदा आपको फोन करके मेरे से अपॉइंटमेंट फिक्स की है। ऐसे हालात में वो मेरे से कोई बदसलूकी करना अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन सर, मैं अखबार नवीस हूँ। जहाँ खबर है वहाँ पहुँचना मेरा कारोबार है, मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है। मैं अपने साथ 10 बॉडीगार्ड लेकर खबर सूंघने जाना अफोर्ड नहीं कर सकता। यूं सिर्फ मेरी कमजोरी उजागर होगी। ये जाहिर होगा कि मैं डरता हूँ। मैं अपना ऐसा इमेज बनाना अफोर्ड नहीं कर सकता जिससे ये स्थापित हो कि मैं इस धंधे के काबिल नहीं। डर के कहीं अखबार नवीसी होती है, डर के कहीं किसी के पीछे पड़ा जाता है। यू आर टेलिंग मी? आई एम सॉरी सर, बट यू विल बी केयरफुल। यस सर। फिर खामोशी छा गई। सुनील ने कई बार बेचैनी से पहलू बदला। मलिक साहब ने अपनी आंखों से अपना चश्मा उतारा, उसे रुमाल से पोंछा और उसे वापस अपनी नाक पर व्यवस्थित करते हुए बोले, मेरा एक ही बेटा था जिसने अपनी करतूतों की वजह से ब्लास के उजले दामन पर लगे धब्बों को अपने खून से धोया, जिसने ब्लास की गरिमा और मर्यादा को बरकरार रखने के लिए अपनी जान दे दी, जिसने अपनी जान देकर ये साबित करके दिखाया कि वो एक अखबार नवीस बाप का निर्भीक बेटा था। सुनील, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। अब मैं कोई ऐसा दूसरा झटका बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मुझे कुछ नहीं होगा सर, सुनील भर्राई कंठ से बोला। आपके अखबार की छत्र छाया में मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने आपसे सत्यमेव जयते का सबक सीखा है। जो सत्य के रास्ते पर हो उसकी हार कैसे हो सकती है? सच्चे का बोल बाला और झूठे का मुंह काला होता कितनी बार ब्लास्ट की आंखों से दुनिया देख चुकी है और कितनी बार अभी और देखेगी। ये क्या किसी से छुपा है? कलम का सिपाही क्या तोप तलवार से खौफ खा सकता है? वो ठीक है, लेकिन खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो। जब तोप मुकाबिल हो अखबार निकालो। ये बात क्या अब सच नहीं रही? जब नेपोलियन जैसा आदमी अखबार से डरता था, तो किसी दिलीप थापर के अखबार के सामने क्या औकात है? मलिक साहब खामोश रहे। और फिर आप ये क्यों कहते हैं कि आपका एक बेटा था? मैं, यहाँ मेरे कुलीग पत्रकार, क्या हम सब आपके बेटे नहीं? मलिक साहब के गले की घंटी उछली। उन्होंने एक बार जोर से थूक निकली और फिर एकाएक बदले स्वर में बोले, यू आर एब्सोल्युटली राइट माई बॉय, नाउ गेट अलॉन्ग, यू आर गेटिंग लेट फॉर योर अपॉइंटमेंट। सुनील तत्काल उठ खड़ा हुआ। और सुनो, मलिक साहब बोले, यस सर, अच्छी खबर लेना
उस दिलीप थापर के घोड़े की। तत्काल सुनील के होठों पर मुस्कुराहट आई। उसने एक क्षण को मलिक साहब से निगाह मिलाई और फिर उनके सिर से ऊपर कहीं झांकता हुआ उत्साहपूर्ण स्वर में बोला, यस सर। अपनी 10 हॉर्स पावर की इटालियन मोटरसाइकिल MV अगस्ता अमेरिका पर सुनील नॉर्थ शोर की ओर उड़ा जा रहा था। उस घड़ी उसके जहन में दिलीप थापर से संबंधित स्टोरी और उससे संभावित मुलाकात के अलावा कुछ नहीं था। राजनगर के उस कथित उच्च वर्ग में जिसका उच्चता पर इकलौता दावा उनकी दौलत की वजह से था, दिलीप थापर का नाम एकाएक उभरा था और इसी बात ने सुनील को ये तफ्तीश करने के लिए प्रेरित किया था कि आखिर उसकी संपन्नता का राज क्या था। मामूली तफ्तीश के बाद सहज ही उसे मालूम हो गया था कि दिलीप थापर विरासत में मिली विपुल धनराशि की वजह से एकाएक रईस बना था। पहले वो तारकपुर में स्थापित एक स्टील मिल में महज एक फोरमैन था, जबकि एक रोज एकाएक उसे मालूम हुआ था कि वो दिल्ली के धन कुबेर हरिमोहन थापर का पोता था और उसका इकलौता वारिस था। दिलीप थापर को उस दिलचस्प और मुफीद हकीकत की खबर क्यों नहीं थी? वो कहानी एन मनमोहन देसाई की फिल्मों की तर्ज की थी। सुनील को पता लगा था कि हरिमोहन थापर का एक ही बेटा था जो कि अपनी नौजवानी में एक ऐसी मामूली हैसियत की लड़की को दिल दे बैठा था जिससे उसकी शादी तो क्या, मेल जोल के भी उसका पिता सख्त खिलाफ था। उस मुगले आजमी स्थिति का नतीजा ये निकला कि लड़के प्रदीप थापर ने अपनी प्रेमिका से शादी रचाई और उसे साथ लेकर किसी नामालूम जगह के लिए निकल गया। पहले तो दबंग बाप ने अपने बागी बेटे की परवाह न की, लेकिन जब कुछ सालों बाद उसे अपना अंत करीब दिखाई देने लगा तो उसे बेटा याद आने लगा, लेकिन बेटे की हर मुमकिन तलाश नाकाम रही। आखिरकार एक रोज हरिमोहन थापर जन्नत नशीन हो गया। उसकी मौत के बाद उसके वकीलों ने ये रहस्य उद्घाटन किया कि अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में मरने वाले को ये खबर लगी थी कि उसका बेटा और उसकी बहू उससे पहले एक मोटर एक्सीडेंट का शिकार होकर दुनिया छोड़ गए थे, लेकिन अपने पीछे एक बेटा हरिमोहन थापर का पोता छोड़कर गए थे। अब समस्या ये थी कि जो शख्स अपनी जिंदगी में अपने बेटे को नहीं तलाश कर पाया था, उसके पोते को अपनी जिंदगी में जिसका वो नाम तक नहीं जानता था, जिसकी वो उम्र तक नहीं पहचानता था, कोई कैसे तलाश कर पाता। नतीजतन वो अपनी तमाम चल अचल संपत्ति का एक ट्रस्ट नियुक्त करके इस लिखित हिदायत के साथ मरा कि उसकी मौत के 5 साल बाद तक उसके पोते को तलाश किया जाए और उसे उसका वारिस करार दिया जाए। 5 साल तक पोते के बरामद न होने की सूरत में उस कोशिश से किनारा कर लिया जाए और उसकी तमाम चल और अचल संपत्ति धर्मार्थ कार्यों में लगी संस्थाओं को सौंप दी जाए। ट्रस्टी गणों ने पूरी शिद्दत के साथ पोते की तलाश का कार्य आरंभ किया। नतीजतन कोई 1.5 साल पहले, जबकि तलाश का दौर 5वीं साल में था, जैसे जादू के जोर से पोता दिलीप थापर बरामद हो गया और हरिमोहन थापर की करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन बैठा। अब वो नॉर्थ शोर के नाम से जाने जाने वाले रईसों के इलाके में एन समुद्र तट पर स्थित एक भव्य विशाल 2 मंजिली कोठी में रहता था, जिसका कि अपना प्राइवेट बीच था, अपना प्राइवेट पायर था और ऐश करता था। पिछले सप्ताह बिना उसका नाम लिए ब्लास्ट ने उसके एकाएक प्राप्त हुए वैभव की कहानी छापी थी और उसके विरसे पर ये कहते हुए सवालिया निशान लगाया था कि वस्तुतः वो हरिमोहन थापर का पोता नहीं था। दिलीप थापर पर उसकी तुरंत प्रतिक्रिया हुई थी और वो ब्लास्ट से मार डालूंगा, बर्बाद कर दूंगा मार का जो जुबान बोलने लगा था, उसने सुनील को और भी विश्वास दिला दिया था कि वो सही राह पर था। अब उसी नकली वारिस से मुलाकात के लिए वो नॉर्थ शोर जा रहा था। एकाएक उसके पहलू में एक सफेद मारुति कार प्रकट हुई। उससे आगे निकलने के स्थान पर उसकी समानांतर दौड़ने लगी। कार का हॉर्न जैसे उसके ध्यानाकर्षण हेतु जोर जोर से बजने लगा। सुनील ने उधर देखा तो पाया कि कार के स्टीयरिंग पर बैठी युवती न केवल बार बार हॉर्न बजा रही थी, बल्कि हाथ से भी उसे रुकने का इशारा कर रही थी। सुनील ने किनारे करके मोटरसाइकिल रोकी। तत्काल मारुति तिरछी होकर मोटरसाइकिल के सामने रुकी
और गेंद की तरह फुदकती हुई जीन्स कीवीधारी एक युवती उसमें से बाहर निकली। सुनील ने नोट किया कि उसके बाल कटे हुए थे, रंग गोरा था, कद दरमियाना था और नैन नक्श बहुत तीखे थे। वो करीब पहुंची। हेलो, वो मुस्कुराती हुई बोली। हेलो योरसेल्फ, सुनील निर्विकार भाव से बोला। आप मिस्टर सुनील हैं? सुनील कुमार चक्रवर्ती, ब्लास्ट की चीफ रिपोर्टर। कैसे पहचाना? आपको नहीं, आपकी मोटरसाइकिल को पहचाना, जो कि खासी है तो सही। मैं ब्लास्ट के ऑफिस में गई थी तो मालूम हुआ था कि आप उसी घड़ी मोटरसाइकिल पर। उसने फिर एक कौतूहलपूर्ण निगाह सुनील की जंगी मोटरसाइकिल पर डाली। नॉर्थ शोर के लिए रवाना हुए थे। मैं फौरन गाड़ी पर आपके पीछे दौड़ी। वजह? आप नॉर्थ शोर मिस्टर दिलीप थापर से मिलने जा रहे हैं ना? हाँ, वो वहाँ नहीं है। वहाँ नहीं है? लेकिन मेरी उनसे अपॉइंटमेंट तो। आई नो, यू नो। यस, तभी तो आपके पीछे दौड़ी आई हूँ। लेकिन क्यों? ताकि मैं आपको ये खबर कर सकूं कि थापर साहब नॉर्थ शोर पर नहीं थे। आज शाम झेरी में उनकी मौजूदगी निहायत ज़रूरी थी। आपसे अपॉइंटमेंट फिक्स करते वक्त जिस हकीकत को कि वो भूल गए थे। झेरी से आपके अखबार का फ़ोन लग नहीं रहा था, इसलिए उन्होंने इस खबर के साथ मुझे यहाँ दौड़ाया। आपकी तारीफ? मेरा नाम मोहिनी है, मोहिनी मेहरा। मोहिनी तो आप हैं, बल्कि विश्व मोहिनी हैं। तारीफ का शुक्रिया, वो खनकती हंसी हंसती हुई बोली। वो क्या है कि झेरी में लेक व्यू नाम का एक 5 स्टार होटल है। आप वाकिफ हैं उससे? बखूबी, झेरी में अक्सर जाता रहता हूँ। उस होटल में एक कैसीनो खुला है, जिसका कि आज उद्घाटन है। थापर साहब बतौर चीफ गेस्ट वहाँ सपरिवार आमंत्रित हैं। उनकी वहाँ बड़ी लंबी हाजिरी जरूरी है, इसलिए आपसे मुलाकात के लिए नॉर्थ शोर पर अपनी कोठी में मौजूद रहना उनके लिए मुमकिन नहीं। यानी कि अपॉइंटमेंट कैंसिल? नो, नेवर। अपॉइंटमेंट बरकरार है मिस्टर चक्रवर्ती। मुलाकात जरूर होगी, लेकिन नॉर्थ शोर पर नहीं, झेरी में। वहाँ कहाँ? होटल लेक व्यू में। साथ चलिए, मालूम पड़ जाएगा। फिर भी वहाँ झील के किनारे ITDC के जो कॉटेज हैं, उनमें से एक में। वो कॉटेज मिस्टर थापर ने खास तौर से फैमिली की सुविधा के लिए किराए पर लिया है। फैमिली में कौन कौन शुमार है? उनकी बीवी है, 2 सालियां हैं, एक फ्रेंड और बिजनेस एसोसिएट है। माँ है। माँ भी? जी हाँ, लेकिन मैंने तो सुना है कि उनकी माँ अपने पति समेत एक मोटर एक्सीडेंट में मारी गई थी। मिस्टर सुनील, जो आपने सुना है वो उससे ज़्यादा दमदार है क्यों कर हो सकता है जो हमारे सामने है। ये भी ठीक है। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरी कार में बिराजें ताकि हम झेरी के लिए रवाना हो सकें। मेरी मोटरसाइकिल का क्या होगा? इसे आप यहीं छोड़ दीजिए। मैं वापस कैसे लौटूंगा? मैं छोड़ के जाऊंगी, यहाँ आपकी मोटरसाइकिल तक। या? वो एक क्षण ठिठकी। उसने अपलक सुनील की तरफ देखा और फिर बोली, जहां तक आप चाहें। फिर क्या प्रॉब्लम है? चलिए। शुक्रिया। झेरी राजनगर से 65 मील दूर एक पर्यटन स्थल था, जिसका विशिष्ट आकर्षण वहां की विशाल झील था। मोहिनी ने झील के किनारे एक कॉटेज के सामने ले जाकर कार रोकी। आइए। वो कार का अपनी ओर का दरवाजा खोलती हुई बोली। सुनील कार से बाहर निकला तो उसने पाया कि मोहिनी पहले ही कॉटेज के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ी जा रही थी। वो उसके पीछे लपका। मोहिनी ने द्वार पर पहुंचकर कॉल बेल की तरफ हाथ बढ़ाया तो दरवाजा पहले ही खुल गया। खुले दरवाजे से एक सूट बूट धारी आदमी ने बाहर कदम रखा और उसने पीछे दरवाजा भिड़का दिया। सुनील ने देखा कि वो एक लगभग 40 साल का लंबा ऊंचा कसरती बदन वाला क्लीन शेव्ड आदमी था। उसने एक सरसरी निगाह सुनील पर डाली। सुनील को अपलक अपनी तरफ देखते पाया तो वो तत्काल परे देखने लगा। हेलो मोहिनी, फिर वो युवती से संबोधित हुआ। यही है वो? हाँ। गुड। ये विवेक वर्मा है, मोहिनी ने परिचय दिया। फैमिली फ्रेंड, थापर साहब के बिजनेस एसोसिएट। बंदे को सुनील कहते हैं। सुनील सहज भाव से बोला। वेलकम वेलकम। थापर साहब हैं भीतर? मोहिनी बोली। हाँ हैं, विवेक वर्मा बोला। और कोई नहीं। कीर्ति, नमिता और चाई जी यहीं कहीं होंगी।
शायद झील के रेस्टोरेंट में हो। तुम जरा उन्हें तलाश करो और फिर उन्हें लेकर होटल में पहुंचो। यहाँ से निपटकर हम भी वहीं पहुंचेंगे। ओके? तुम लोगों को यहाँ देर तो नहीं लगेगी? ये तो इन साहब पर निर्भर करता है। ये देर लगाएंगे तो देर लगेगी, लगाएंगे तो नहीं लगेगी। क्यों मिस्टर सुनील? सुनील खामोश रहा। ठीक है, मोहिनी बोली। फिर उसने एक जगमग मुस्कुराहट सुनील की ओर फेंकी और बोली, सी यू मिस्टर सुनील। जा रही हो? सुनील बोला, फिलहाल। याद है ना कि तुमने मुझे वापस छोड़ के आना है? याद है, तभी तो बोला फिलहाल। नो? यस। मोहिनी कार में सवार हुई और वहां से रुखसत हो गई। थापर साहब का मूड खराब है, विवेक वर्मा बोला। मुझे क्यों बता रहे हो? सुनील शुष्क स्वर में बोला, क्योंकि उसके खराब मूड की वजह तुम हो। मैं? तुम्हारा अखबार। तो समझदार को इशारा काफी होता है। मैं इतना समझदार नहीं, और इशारों वाली जुबान समझने का तो मुझे कतई कोई तजुर्बा नहीं। वर्मा कुछ क्षण उसे घूरता रहा, फिर उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजे को धकेलता हुआ बोला, आओ। सुनील उसके पीछे हो लिया। वो कॉटेज सुनील के जाने पहचाने थे। उनमें से अधिकतर में एक बेडरूम और एक ड्राइंग रूम था, और वो कॉटेज उसी प्रकार का था जिसके ड्राइंग रूम में एक सोफे पर 3 पीस सूट पहने जो आदमी पसरा पड़ा था, वो दिलीप थापर था। उसके सामने मेज पर विस्की की एक खुली बोतल रखी थी और हाथ में उसका आधा भरा गिलास था। उम्र में वो लगभग 35 साल का था और उस घड़ी उसके चेहरे पर गहन अप्रसन्नता के भाव थे। उसके सामने अदब की मूर्ति बना एक पित्ती सा युवक खड़ा था, और उससे पीछे, उससे थोड़ा परे हटकर, दो सूरज से ही मवाली लगने वाले आदमी हाथ बांधे खड़े थे। मिस्टर सुनील कुमार चक्रवर्ती, वर्मा ने हौले से खांसकर घोषणा की। थापर ने सिर उठाकर एक सरसरी निगाह सुनील पर डाली और फिर अपने सामने खड़े युवक से बोला, रामदेव, मैं तेरे से फिर बात करूंगा। सामने खड़े युवक का सिर सहमति में हिला। कल दोपहर बाद मुझे फोन करना, अब मैं जरा बिजी हूं, इसलिए। युवक का सिर फिर सहमति में हिला। फिर उसने थापर का अभिवादन किया और सुनील की बगल से गुजरता हुआ वहां से बाहर निकल गया। तुम भी जाओ, थापर दादाओं से संबोधित हुआ, बुलाने पर आना। वो दोनों भी सहमति में सिर हिलाते हुए वहां से बाहर निकल गए। उनके पीछे कॉटेज का प्रवेश द्वार बंद हो गया। बैठो, थापर सुनील से बोला। सुनील उसके सामने एक सोफे पर बैठ गया। वर्मा टहलता हुआ दरवाजे के करीब चला गया और वहां दीवार के साथ पीठ लगाकर खड़ा हो गया। तो थापर बोला, तुम होते हो सुनील? हाँ, सुनील निडर भाव से बोला। थापर ने सिर से पांव तक उसे निहारा और फिर बोला, क्या चीज हो तुम? बहुत नायाब चीज हूं, खांसी जुकाम में मुफीद, घिसकर लगाने से सिर दर्द कमर दर्द में भी आराम, एन मस्त मस्त। सुना है बड़े जर्नलिस्ट हो। मैंने भी सुना है। दूसरे के फटे में टांग अड़ाने में खास दिलचस्पी रखते हो। है तो सही ऐसा ही कुछ कुछ। अपने लिए ड्रिंक बना लो। नो थैंक्स। क्यों, पीते नहीं हो? पीता हूं, लेकिन दिन दहाड़े नहीं पीता। अरे, अब कहाँ रखा है दिन दहाड़ा? खिड़की से बाहर झांक कर देखो, सूरज डूब रहा है। सुनील खामोश रहा। ठीक है, मर्जी तुम्हारी। अब खुद ही बताओ, हम क्या खिदमत करें तुम्हारी? मिस्टर थापर, मैं अपने मुकाम से 65 मील दूर हूं और कन्वेंस के मामले में आप लोगों का मोहताज हूं। मेरी बेहतरीन खिदमत तो यही होगी कि मुलाहाजों में वक्त जाया करने की जगह आप मतलब की बात पर आएं, ताकि जितनी जल्दी हो सके मैं यहाँ से फारिग हो पाऊं। बड़े खुश्क आदमी हो यार। सुनील ने एक नकली जमाही ली। फिर उसने अपनी जेब से अपना लकी स्ट्राइक का पैकेट निकाला। अपने विशिष्ट अंदाज से उसे यूं झटका कि एक सिगरेट आधा बाहर उछल आया। अगर इजाजत हो तो, वो बोला। हाँ हाँ, थापर बोला, प्लीज गो अहेड। आप लीजिए। भाई, जब तुम्हें हमारी विस्की कबूल नहीं तो हम तुम्हारी सिगरेट कैसे कबूल कर सकते हैं? आप मजाक कर रहे हैं? हाँ, फिर कोई बात नहीं, फिर तो चलेगा। सुनील ने सिगरेट सुलगा लिया और ढेर सारा धुआं उगलता हुआ बोला, मैं सुन रहा हूं। तुम सुन रहे हो? थापर भड़का। तुम यहाँ कुछ सुनने आए हो या कुछ कहने आए हो? दोनों ही काम करने आया हूं।
पहले कुछ सुन लेता तो कुछ कहना ज्यादा आसान होता, ज्यादा मानीखेज होता। पहले कह ही लो, बल्कि यूं कह लो कि कुछ कहना बाकी ना रहे, और फिर ये गिला न रहे कि कुछ कहा नहीं। ठीक है, मैं आप ही की राय पर अमल करता हूँ। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ बंदा नवाज, कि जिस काम का आगाज गुस्सा हो उसका अंजाम शर्म होता है। ये तुम हमें सबक दे रहे हो? वो फिर भड़का। मैंने एक शाश्वत सत्य का वर्णन किया है, इससे कोई सबक लेता है या नहीं ये उसकी अपनी मर्जी है। अखबार नवीसी के अलावा मंदिर में कथा भी करते हो? जी नहीं। तो फिर कथा छोड़ो और कोई ऐसी बात करो जिससे ये मुलाकात सार्थक होती लगे। ठीक है, तो फिर सबसे पहले मेरा सवाल आपकी माता जी की बाबत है, जिन्हें सब लोग शायद चाय जी कहकर पुकारते हैं। कैसा सवाल? मेरी जानकारी ये कहती है कि हरि मोहन थापर का इकलौता बेटा प्रदीप थापर अपनी पत्नी समेत एक एक्सीडेंट में मारा गया था। तुम्हारी जानकारी गलत है। मेरी माँ किसी एक्सीडेंट का शिकार नहीं हुई थी। वो भली चंगी सही सलामत मौजूद है और नॉर्थ शोर में मेरे साथ रहती है। जरूर रहती होगी, लेकिन जिक्र आपकी माँ का नहीं, हरि मोहन थापर की बहू का, उसके इकलौते बेटे प्रदीप थापर की पत्नी का हो रहा है, जो कि एक मोटर एक्सीडेंट में अपने पति के साथ मर गई बताई जाती है। अरे, मेरी माँ और मेरे दादा हरि मोहन थापर की बहू कोई दो औरतें नहीं, एक ही औरत है, लाजवंती थापर। मेरी माँ, मेरे पिता प्रदीप थापर की पत्नी, मेरे दादा हरि मोहन थापर की बहू। आप हरि मोहन थापर के पोते नहीं हैं। ऐसा कोई अकाट्य सबूत सामने नहीं आया है जो कि निर्विवाद रूप से ये साबित कर पाता कि आप ही हरिमोहन थापर की करोड़ों की संपत्ति के वो वारिस हैं, जिसकी कि उन्हें अपनी जिंदगी में और अपनी मौत के बाद भी तलाश थी। अब जब आप हरिमोहन थापर के पोते बन बैठे हैं, तो आपकी माँ का हरिमोहन थापर की बहू बन बैठना क्या बड़ी बात है? यानी कि वो ट्रस्टीगण बिल्कुल ही अकल के अंधे थे, जिन्होंने मुझे हरिमोहन थापर का वारिस कबूल किया था और उनकी करोड़ों की संपत्ति मुझे सौंप दी थी। ट्रस्टियों को बेवकूफ बनाया गया है। सुना है आपकी तलाश किसी ऐसे प्राइवेट डिटेक्टिव ने की थी, जिसने पहले तो तलाश के सामने हथियार डाल दिए थे और ट्रस्टियों को रिपोर्ट दे दी थी कि थापर साहब का वारिस तलाश करने में वो नाकाम रहा था। लेकिन फिर जब तलाश की 5 साल की अवधि समाप्त होने में केवल 2 महीने बाकी रह गए थे, तो उसने एकाएक आपकी सूरत में थापर साहब का वारिस यूं खड़ा कर दिया था, जैसे कोई जादूगर हैट में से खरगोश निकालता है। यहाँ ये बात भी काबिले गौर है कि जो काम वो प्राइवेट डिटेक्टिव तगड़ी फीस की एवज में नहीं कर सका था, वो बाद में उसने एक वॉलंटियर की तरह फोकट में किया था। और मिस्टर रिपोर्टर, अहम बात ये नहीं है वो काम उसने कैसे किया था और क्यों किया था। अहम बात यह है कि उसने जो किया था माकूल किया था और वो ट्रस्टियों को कबूल हुआ था। मैं फिर कहता हूँ कि ट्रस्टियों को उल्लू बनाया गया था। ये सब उस प्राइवेट डिटेक्टिव की, जो कि अभी मैं नहीं जानता कि कौन था, लेकिन जिसे मैं खोज के रहूंगा, और आपकी मिली भगत थी। मिली भगत थी एक विपुल धनराशि पर धोखे और बेईमानी के तरीकों से काबिज होने की। और तुम शायद नहीं जानते कि ट्रस्टियों को बकायदा ऐसे सबूत दिए गए थे जो ये साबित करते थे मैं हरिमोहन थापर का खोया हुआ पोता था और मेरी माँ लाजवंती उनकी बहू थी और सही सलामत इस दुनिया में मौजूद थी। मैं खूब जानता हूँ, लेकिन साथ में ये भी जानता हूँ कि वो सबूत निहायत मामूली थे और कुछ ऐसी बातों की सूरत में थे जिन्हें कि ऐसा कोई भी शख्स जानता हो सकता था जो प्रदीप थापर और उसकी पत्नी की जिंदगी में उसका करीबी रहा हो। आखिर वो दोनों कहीं किसी बियाबान जंगल में तो रहते नहीं थे, और जिस समाज में भी वो रहते थे उसमें किसी न किसी का उनके कदरन ज्यादा करीब आ जाना क्या बड़ी बात थी। पास पड़ोस में रहते लोगों में आपसी ताल्लुकात बन ही जाते हैं। औरतों में तो ऐसे ताल्लुकात दोस्ती से बढ़कर बहनापे के स्टेज पर पहुंच जाते हैं। जनाबे आली, मेरा दावा है कि आपकी माँ, आई रिपीट आपकी माँ, न कि हरिमोहन थापर की बहू, कभी प्रदीप थापर के पड़ोस में रहती थी। उसकी पत्नी से उसका तगड़ा मेलजोल था और वो मेलजोल ही उन बातों की जानकारी का साधन था जिन्हें कि बाद में
अपने प्राइवेट डिटेक्टिव जोड़ीदार की मदद से आपने ट्रस्टियों के सामने कैश किया, अपने आप को हरिमोहन थापर का पोता और अपनी मां को उसके दिवंगत बेटे प्रदीप थापर की पत्नी स्थापित किया और यूं उसकी करोड़ों की संपत्ति हथियाई। तुमने ये सब कहा और मैंने कबूल कर लिया? ठीक नहीं, आप तो यूं कबूल करने वाले नहीं। आप तो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक ये जिद नहीं छोड़ेंगे कि हरिमोहन थापर के पोते आप ही हैं। लेकिन आप भूल रहे हैं कि एक शख्स और भी है जो कि हकीकत से उतना ही वाकिफ है जितने कि आप, बल्कि आपसे ज्यादा। कौन? आपकी महतारी चाई जी। तुम मेरी मां से सवाल करोगे? क्यों नहीं, तुम्हें उनके पास भी नहीं फटकने दिया जाएगा। देखेंगे। क्या देखेंगे? सुनील ने उत्तर दिया। उसने लापरवाही से सिगरेट का एक कश लगाया। थापर ने विस्की की बोतल की तरफ हाथ बढ़ाया और फिर वापस खींच लिया। उसने बड़े अनमने भाव से हाथ में थमा खाली गिलास मेज पर रख दिया। सुनील ने नोट किया कि थापर एकाएक बेचैनी से पहलू बदलने लगा था और बार बार पनाह मांगती निगाहों से परे खड़े विवेक वर्मा की तरफ देखने लगा था। तुम क्यों चौधरी बन रहे हो? थापर फिर भड़का। तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? मैं एक खोजी पत्रकार हूं, सुनील बोला, और अपनी खोज को पब्लिक के सामने लाना मेरा फर्ज है। आया बड़ा खोजी पत्रकार ऐसा ही 30 मार खां है तो फिर असली वारिस को खोजकर क्यों नहीं दिखाता? उसे लाकर पब्लिक के सामने क्यों नहीं खड़ा करता ताकि सारी कहानी ही खत्म हो जाए? अगर मैं ऐसा कर सका होता तो आप अपने तमाम हिमायतियों के साथ, जिनमें आपकी चाई जी भी शामिल हैं, क्योंकि उनकी भी फ्रॉड में बराबर की शिरकत है, जेल में बंद होते। मर गए साले, हमें जेल पहुंचाने वाले। मैं फूंक के रख दूंगा तुम्हें और तुम्हारे अखबार को। सारी हेकड़ी निकाल दूंगा मैं तुम्हारी खोजी पत्रकारिता की। आया बड़ा खोजी पत्रकार, आया बड़ा। थापर साहब, वर्मा चेतावनी भरे स्वर में बोला। क्या थापर साहब? प्लीज काम डाउन, प्लीज प्लीज। लेकिन ये साला यहां मेहमान है, आपके खुद के बुलावे पर आया है। तब थापर ने बड़ी शिद्दत से अपने आप पर काबू पाया। शायद ये, वर्मा धीरे से बोला, अपनी खोज की किसी कीमत का तलबगार हो। तत्काल थापर के चेहरे पर ऐसे भाव आए जैसे वो बात उसे बहुत जची हो। ये बात? वो बोला। हाँ, वर्मा बोला। फिर क्या प्रॉब्लम है? बोल भाई। वो फिर सुनील से संबोधित हुआ। क्या चाहता है तू? क्या कीमत है तेरी? अपने मुंह से उस रकम का नाम ले जिसका तू तलबगार है। मैं तुझे उसका सवाया देकर यहां से रुखसत करूंगा। मेरी कलम बिकाऊ नहीं, सुनील शुष्क स्वर में बोला। ब्लास्ट की आवाज बिकाऊ नहीं। हर चीज की कीमत होती है। बोल, क्या चाहता है? नाम ले किसी रकम का। आपके पास कितनी रकम है? अच्छा, इतनी औकात है तेरी? मेरी औकात अभी क्या मालूम आपको? अभी तो मैं आपकी औकात का जायजा लेने की कोशिश कर रहा हूं। तू मेरी औकात भी देखेगा और मेरी ताकत भी देखेगा। फिर कभी नहीं, अभी देखेगा। मुझे यही पता लगा था कि ढिठाई के मामले में तू खच्चर को भी मात कर सकता है। इसलिए तेरी आवाज का, जो कि बिकाऊ नहीं, तिया पांचा एक करने का, तेरी बोलती बंद करने का मैंने पहले ही इंतजाम कर लिया था। क्या मतलब? मैं अभी यहीं से तेरे सामने तेरे चीफ एडिटर मलिक को फोन करूंगा कि उसका सुनील नाम का जो रिपोर्टर मेरे से मिलने मेरी कोठी पर आने वाला था, वो अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? जी? तू अपने दफ्तर से रवाना हुआ लेकिन नॉर्थ शोर न पहुंचा। ये क्या मेरी खता है? बोल बेटा, क्या मर्जी है तुम्हारी? मर्जी नहीं समझता, वैसे उतना होशियार बन के दिखाता है। जब तेरी लाश बमय तेरी मोटरसाइकिल नॉर्थ शोर ने सुनसान रास्ते पर कुचली पड़ी पाई जाएगी तो कौन होगा ये कहने वाला कि अपनी मौत से पहले तू यहां भी आया था? कौन जानता है तेरी यहां आमद की बाबत? वो लड़की मोहनी, मोहनी मेहरा। वो लड़की कोई लड़की नहीं, मेरी साली है, मेरी बीवी की सगी बहन। और ये वर्मा मेरा भाइयों जैसा दोस्त है। जो 2 दादे अभी यहां से गए हैं वो मेरे पालतू कुत्ते हैं। वो वही देखते हैं जो मैं उन्हें देखने को कहता हूं, वही सुनते हैं जो मैं उन्हें सुनने को बोलता हूं। क्या समझा? तुम मेरा कत्ल करने का इरादा रखते हो? ये भी कोई पूछने की बात है?
कत्ल से तुम मेरी आवाज बंद कर सकते हो, ब्लास्ट की आवाज नहीं बंद कर सकते। वो भी देखेंगे। पहले उस कुत्ते से तो निपट लें जो सबसे ऊंचा भौंक रहा है। वो आदमी जो अभी यहां से गया है, जिसे आप रामदेव के नाम से पुकार रहे थे, वो तुझे नहीं जानता। अब नहीं जानता, लेकिन तब यकीनन जान जाएगा जबकि मेरे कत्ल की खबर आम होगी। क्या मतलब? तब उसे ये याद आ जाना मामूली बात होगी कि जिस शख्स की नॉर्थ शोर वाली सड़क पर दुर्घटना से मौत हुई बताई जा रही थी और जो बकौल आपसे मुलाकात के लिए आप तक पहुंच ही नहीं पाया था, उसे उसने यहां झेरी में आपके दरबार में देखा था। थापर के नेत्र सिकुड़े। कोई बात नहीं, फिर वो बोला, अब सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि तेरे यूं मुंह फाड़ने का सिला रामदेव को भुगतना पड़ेगा। क्या समझा? आप यूं दो दो कत्ल करा के बच नहीं सकते। अरे कैसे कत्ल? कहां के कत्ल? क्या आज तक ट्रक के नीचे आकर कोई नहीं मरा? क्या आज तक झेरी की झील में डूबकर कोई नहीं मरा? रामदेव बेचारे को तो तैरना भी नहीं आता। सुनील खामोश रहा। उसने बेचैनी से पहलू बदला। सबसे ज्यादा हैरानी उसे इसी बात की हो रही थी कि वो मोहिनी नाम की नन्ही सी लड़की इतने बड़े षड्यंत्र में शामिल थी। अब क्या कहता है? थापर की कर्कश आवाज उसके कानों में पड़ी। मैं मरने से नहीं डरता, सुनील निडर भाव से बोला। जीने का इच्छुक भी नहीं मालूम होता, खुदकुशी का ख्वाहिशमंद मालूम होता है। मैं करता हूं तेरी ख्वाहिश पूरी करने का इंतजाम। ऐसी धमकियां मुझे बहुत लोगों ने बहुत बार दी हैं। ऐसे तमाम के तमाम लोग या तो जन्नत नशीन हो चुके हैं या जेल में चक्की पीस रहे हैं। थापर ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं, वो जोर से चिल्लाया, चित्रे, हुक्मी। कॉटेज का प्रवेश द्वार खुला और दादो ने भीतर कदम रखा। एक ने अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। साहब ने थापर विष भरे स्वर में बोला, हमारी विस्की तो कबूल नहीं की, इनकी कोई और सेवा करो। दोनों के सिर सहमति में हिले। वो दृढ़ कदमों से सुनील की ओर बढ़े। सुनील ने अपना सिगरेट मेज पर फेंका और उछलकर खड़ा हो गया। दोनों दादों ने बेमिसाल फुर्ती का परिचय दिया। वे बाज की तरह सुनील पर झपटे। एक ने उसकी बाहें जकड़ ली और उन्हें पीछे मरोड़कर उसकी पीठ पर लगा दिया। दूसरा ताबड़तोड़ उसके चेहरे पर और उसके जिस्म के विभिन्न भागों पर घूंसे जमाने लगा। सुनील की चेतना लुप्त हो गई। उसे होश आया तो उसने स्वयं को एक पलंग पर पड़े पाया। उसने उठने की कोशिश की तो पाया कि ऐसा हो पाना असंभव था। उसके हाथ पांव मजबूती से पलंग के चारों कोनों में बंधे हुए थे और वो यूं पलंग पर चित पड़ा था कि उसके शरीर ने एक एक्स की सूरत अख्तियार कर ली थी। उसके जिस्म पर उसके अंडरवियर के अलावा कोई कपड़ा नहीं था। तभी बीच का दरवाजा खुला और थापर ने भीतर कदम रखा। जाग गए? वो व्यंगपूर्ण स्वर में बोला। सुनील खामोश रहा। मैं होटल लेक व्यू में जा रहा हूं, जहां की कैसीनो में मेरी हाजिरी जरूरी है। मैंने तुम्हारा लिहाज किया है, जो कि मैं तुम्हारा काम तमाम करके ही यहां से रुखसत नहीं हो रहा। मैं 2-2.5 घंटे में लौटूंगा। तब तक सोच के रखना कि तुम जिंदा रहना चाहते हो या कुत्ते की मौत मरना चाहते हो। जिल्लत की जिंदगी से मौत कहीं बेहतर होती है, सुनील बोला। और फिर मौत तो जिंदगी का आखिरी अंजाम है। मौत से डरना अहमकों का काम है। मेरे भाई, जिंदगी तुमने देखी है, मौत नहीं देखी, इसलिए ऐसी कोई तुलना करना अमली नहीं, किताबी बात होगी। तुम्हारे पास वक्त है सोच विचार करने का, उसका माकूल इस्तेमाल करना। ओके? तुम चाहते क्या हो? ये अभी बताना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि मेरे ताल्लुक रखती स्टोरी को तुम किल कर दो, हमेशा के लिए। यानी कि तुम कबूल करते हो, तुम हरिमोहन थापर के पोते नहीं हो, तुम नकली वारिस हो। मेरे कबूल करने या न करने से तुम्हारे ख्यालात में कोई तब्दीली नहीं आने वाली, इसलिए इस बात को बहस का मुद्दा बनाए रखना बेवकूफ़ी है। मेरी वापस स्टोरी किल करने का रिवॉर्ड दौलत की सूरत में तुम्हें कबूल नहीं हुआ। मैं तुम्हें दौलत से कहीं बड़े रिवॉर्ड की पेशकश कर रहा हूँ। मैं तुम्हें जिंदगी का रिवॉर्ड दे रहा हूँ। जान है तो जहान है मेरे भाई। सोचना इस बाबत, वक्त है तुम्हारे पास। अगर मैं कहूं कि भविष्य में ब्लास्ट में तुम्हारे बारे में कुछ नहीं छपेगा, तो तुम मुझे छोड़ दोगे? यकीनन। तुम्हें ऐसा कोई अंदेशा नहीं कि मैं मुकर जाऊंगा?
तुम्हारी जगह कोई और होता तो ये अंदेशा मुझे जरूर होता। अंदेशा क्या, मैं ये मान के ही चलता कि अपनी जान बचाने की खातिर ऐसी हालत में फंसा शख्स मुकर सकता है। लेकिन कुछ बातों में तुम्हारे बारे में मैंने बहुत अच्छा सुना है। सुना है कि तुम जुबान से फिरने वाले आदमी नहीं हो। जुबान आदमी की नीयत और उसकी औकात जानकर दी जाती है। मैं फिर भी जुबान से फिर गया तो क्या होगा? तो फिर पकड़ मंगाएंगे। भौंक तो रही ही हो, तब जरा ज्यादा भौंक लोगे। तुम मेरा पीछा छोड़ने का वादा करो, मैं अभी तुम्हें आजाद कर देता हूं। सुनील खामोश रहा। यानी कि अभी सोचोगे? अभी क्या, आखिरी घड़ी तक सोचोगे? कोई बात नहीं, सोच लो, वक्त है तुम्हारे पास। और वो एक क्षण ठिठका और फिर बोला, मेरे पास भी। क्या? सुनील ने उत्तर न दिया। तुमने एक बात नोट की होगी, थापर बोला, कि जैसे तुम्हारे हाथ पांव बंधे हुए हैं वैसे तुम्हारा मुंह नहीं बंधा हुआ। वजह जानते हो या मैं बताऊं? तुम ही बताओ। तुमने नोट किया होगा कि ये कॉटेज कॉटेजों की कतार में एकदम कोने पर है। तुम गला फाड़ फाड़ कर भी चिल्लाओगे तो अव्वल तो तुम्हारी आवाज बाहर तक पहुंचेगी नहीं। पहुंचेगी तो बाहर उसे सुनने वाला कोई नहीं होगा। सूरज ढलते ही झील का ये पहलू उजाड़ हो जाता है। अब तो बकायदा रात पड़ चुकी है। कहने का मतलब ये है कि मेरी गैर हाजिरी में बेशक गला फाड़ फाड़ के मदद के लिए गुहार करना मेरी तरफ से तुम्हें खुली छूट है। रिहर्सल करना चाहो तो अभी मेरे सामने कर लो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। सुनील ने वैसी कोई कोशिश न की। अब मैं इस दुआ के साथ यहाँ से रुखसत होता हूँ कि भगवान तुम्हें सुबुद्धि दे। 10-1 बजे तक फिर मुलाकात होगी, बशर्ते कि तब तक तुम दहशत से ही न मर गए। वो बड़े विद्रूपपूर्ण ढंग से अभिवादन में हाथ हिलाता वहां से रुखसत हो गया। पीछे सुनील खामोशी से अपने बंधनों से जोर आजमाइश करता रहा। बाहर से एकाएक दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आई तो सुनील अपनी ओंग से उभरा। बंधन मुक्त होने की कोशिश से हार कर पता नहीं कब वो नींद के हवाले हो गया था। पता नहीं कब से वो वहां बंधा पड़ा था। बाहर फर्श पर से हाई हील के सैंडलों की ठक ठक की आवाज आई। कौन था बाहर ड्राइंग रूम में? क्या मोहिनी, थापर की साली? एक कुर्सी घसीटे जाने की हल्की सी आवाज। सुनील के कान खड़े हो गए। किसी औरत के हौले हौले सुबकने की आवाज। कौन थी वो जो बाहर ड्राइंग रूम में बैठी रो रही थी? मोहिनी तो नहीं हो सकती थी। वो तो यूं रोने धोने वाली लड़की नहीं मालूम होती थी। बहरहाल बाहर जो कोई भी था उसे ये नहीं मालूम था कि कॉटेज में कोई और भी मौजूद था। उसे नहीं मालूम था कि बेडरूम में, जहां की किसी भी क्षण उसके कदम पड़ सकते थे, कर्टसी दिलीप थापर कोई बंधा पड़ा था। सुबकने की आवाजें मुतवातर आती रही। क्या माजरा था? एक बार फिर प्रवेश द्वार खुलने और बंद होने की आवाज हुई। तत्काल उसे रुआंसा स्त्री स्वर सुनाई दिया। विकी? विकी? कौन था विकी? कीर्ति? एक आंदोलित पुरुष स्वर सुनाई दिया। रो क्यों रही हो? क्या हो गया? अब क्या किया उसने? फिर हाथ तो नहीं उठाया तुम्हारे पर? तुम यहाँ क्यों चले आए? स्त्री स्वर फिर सुनाई दिया। तुम्हें हरगिज भी यहाँ नहीं आना चाहिए था। किसी ने देख लिया तो? कोई नहीं देखता। किसी ने पहले ही देख लिया हुआ तो? किसी ने नहीं देखा। मैं बोर्ड से आया हूँ, झील के रास्ते। लेकिन आए क्यों? क्योंकि मैंने झील वाले रेस्टोरेंट से तुझे अकेले उधर आते देखा था। मैं रोक न सका अपने आप को। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। बोला ना, मैं नहीं रोक सका था अपने आप को। मेरी जान, जब मुझे पता था कि तू यहाँ अकेली थी तो फिर क्यों कर रोक पाता अपने आप को? लेकिन कुछ नहीं। अब मेरे कलेजे से लग जा। कुर्सी सरकाए जाने की आवाज फिर हुई। फिर ऊ आह की आवाजें आने लगी, पुछ पुछ की आवाजें आने लगी, जिससे लगता था कि बाहर चुम्बनों का आदान प्रदान हो रहा था। अब छोड़ दो। कीर्ति की भर्राई आवाज आई, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ पागल हो जाऊंगा। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। फिर वही बात, कोई आ गया तो? कोई नहीं आता। कौन आएगा? सब तो इस वक्त कैसीनो में हाजिरी भर रहे होंगे। फिर भी अब तुम कब तलाक लोगी थापर से? तलाक? थापर से? सुनील ने सोचा। यानी कि बाहर मौजूद औरत कीर्ति
दिलीप थापर की बीवी थी। पता नहीं, कीर्ति बोली। क्यों पता नहीं? क्या इस बाबत तब कदम उठाओगे जबकि वो नीम पागल आदमी, वो राक्षस, वो शैतान तुम्हें भी अपने जैसा बना देगा? मैं क्या करूं? तुम ना करो तो और कौन करे? तुम जानती हो तुम्हें उस शख्स से कतई कोई लगाव नहीं है, कतई कोई मोहब्बत नहीं है। वो तो है, लेकिन तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना? ये भी कोई पूछने की बात है? पूछने की बात है। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना? हाँ या ना में साफ जवाब दो। हाँ हाँ हाँ। तो किनारा करो शैतान से, फौरन छोड़ दो उसे और मेरे से शादी कर लो। काम इतना आसान नहीं, तलाक होते होते होता है। तलाक होगा तो शादी होगी ना? मैं शादी के लिए इंतजार कर सकता हूँ, लेकिन तुम उससे पीछा तो छुड़ाओ। पीछा छुड़ाकर क्या करूं? मेरे पास आकर रहो। मेरे से अब और इंतजार नहीं होता। तुम्हें पाने के लिए मुझे अब और इंतजार करना पड़ा तो मैं पागल हो जाऊंगा। धीरज, थोड़ा धीरज। कई बार जी चाहता है कि यहां से कहीं दूर चला जाऊं और फिर तुम्हें भूल जाने की कोशिश करूं। विकी, तुम जानती हो कि असल में मैं ऐसा नहीं कर सकता। जोरदार चुंबन, ठहाका। मैं तो मजाक कर रहा था। खबरदार जो दोबारा कभी ऐसा डरावना मजाक किया। कबूल मेरी जान, तुम्हारा हुक्म सिर माथे। लेकिन इतना तो तुम समझती हो ना कि विकी नाम का वो व्यक्ति एकाएक बोलता बोलता रुक गया। कॉटेज के दरवाजे के बाहर से भारी कदमों की आवाज आ रही थी। फिर दरवाजे पर दस्तक पड़ी। कीर्ति के मुंह से एक भय भरी सिसकारी निकली। कुछ क्षण ड्राइंग रूम में पड़ी व्यग्र खुसर पुसर हुई। फिर वही हुआ जो कि उन हालात में होना संभव था। बीच का दरवाजा हौले से खुला और एक व्यक्ति ने भीतर कदम रखा। उसने अपने पीछे धीरे से दरवाजा बंद किया और कान लगाकर सुनने लगा। पलंग की तरफ अभी उसकी तवज्जो नहीं गई थी। सुनील ने देखा कि वो उसी की उम्र का एक निहायत खूबसूरत नौजवान था, जो कि एक शानदार नीला सूट पहने था और सफेद कमीज पर उससे मैच करती टाई लगाए था। बाहर से प्रवेश द्वार खुलने और बंद होने की आवाज आई। भारी कदमों की आवाज अब कॉटेज के भीतर ड्राइंग रूम में आ रही थी। युवक सांस रोके दरवाजे से सटा खड़ा था। नमस्ते, सुनील बोला। युवक यूं चिहुका जैसे उसे पिच्छू ने काट खाया हो। उसने घूमकर सामने देखा तो आश्चर्य और आतंक से उसके नेत्र फट पड़े। कौन? बड़ी कठिनाई से उसके मुंह से निकला। तुम विकी हो? सुनील बोला। थापर की बीवी के यार? शिश, युवक घबराकर बोला और लपकता हुआ उसके करीब आया। धीरे धीरे। बाहर थापर की बीवी है? सुनील फुसफुसाया। हाँ, तुम उसके यार हो? जरा सभ्य भाषा बोलो यार। तुम्हारा थापर की बीवी से अफेयर है? उसने उत्तर न दिया। जवाब नहीं दोगे तो यही सवाल मैं चिल्ला कर पूछूंगा। न ना, वो आतंकित भाव से बोला। ऐसा ना करना। तो जवाब दो। हाँ। क्या हाँ? मैं कीर्ति को दिलो जान से चाहता हूँ। मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। थापर को खबर लग गई तो वो मेरा कत्ल करवा देगा, बल्कि अपने हाथों से मुझे शूट कर देगा। अगर बाहर थापर आया हुआ हो तो तुम्हारी तो खैर नहीं प्यारेलाल। मेरा नाम प्यारेलाल नहीं, विक्की है। तो तुम्हारा पुलंदा तो बंधे ही बंधे। विवेक, बाहर से कीर्ति की आवाज आई। कैसे आए? मैंने तुम्हें झील वाले रेस्टोरेंट में नहीं पाया। बाहर से विवेक वर्मा की आवाज आई तो मुझे यही अंदेशा हुआ कि तुम कहीं यहां ना आ गई हो। यहां ना आ गई हो? क्या मतलब? यहां आने पर पाबंदी है? नहीं तो? वर्मा तनिक हंसा। तुम जानती हो कि थापर साहब ने आज ये केबिन किराए पर लिया ही तुम लेडीज की सुविधा और आराम के लिए था। लेकिन वो क्या है कि इस वक्त केबिन खाली नहीं है। मैं दौड़ा चला यहां से। खाली नहीं है? कौन है यहाँ? थापर साहब का एक खास मेहमान। कहाँ है? भीतर बेडरूम में। हे भगवान, अगर वो बाहर आ जाता तो? नहीं, वो बाहर नहीं आता, भला आदमी है। मैं भीतर चली जाती तो अच्छा ना होता। इसी बात का मुझे अंदेशा था, तभी तो दौड़ा आया। क्या माजरा है? तुम गई तो नहीं भीतर बेडरूम? नहीं, अभी तक तो नहीं गई। शुक्र है। क्यों शुक्र है? तुम नहीं समझोगी। मैं जरा देखता हूं उसे।
तत्काल बीच के दरवाजे की ओर बढ़ते भारी कदमों की आवाज आने लगी। आतंकित युवक दरवाजे के पहलू में दीवार के साथ चिपक गया। दरवाजा थोड़ा सा खुला। सुनील ने आंखें बंद कर ली और हौले हौले खर्राटे भरने लगा। एक हल्की सी आवाज के साथ दरवाजा फिर बंद हो गया। सुनील ने आंखें खोली। उसने युवक को चैन की 1 मील लंबी सांस लेते देखा। इधर आओ, सुनील हौले से बोला। क्या सुना नहीं? वो पलंग के करीब पहुंचा। अरे, उसके मुंह से सिसकारी निकली। तुम तो बहुत घायल हो। तुम्हारी नाक से खून बह रहा है, कनपट्टी भी फूटी हुई है। मेरे बंधन खोलो। लेकिन तुम हो कौन और यहाँ क्यों बंधे पड़े हो? गुले गुलजार, अगर विवेक वर्मा को तुम्हारी यहाँ मौजूदगी की खबर लग गई तो वो क्या करेगा? वो जो करेगा बुरा करेगा। मेरे लिए तो वर्मा को मेरी खबर लगना या थापर को मेरी खबर लगना एक ही बात है। यानी कि तुम्हारा पुलंदा तो बंधे ही बंधे। अगर पुलंदे का वही मतलब है जो मैं समझ रहा हूं तो हाँ, वही मतलब है। तो मैं पुकारूं वर्मा को नाम लेके? आवाज दूं उसे? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। तो मेरे बंधन खोलो। युवक पलंग पर बैठ गया और सुनील की एक कलाई से बंधी रस्सी टटोलने लगा। दैट्स लाइक अ गुड बॉय, सुनील प्रोत्साहन भरे स्वर में बोला। आओ चलो अब। बाहर से वर्मा की आवाज आई। कहाँ? कीर्ति सकपकाई सी बोली। कैसीनो में। और कहाँ? जाना नहीं है क्या? जाना है। तो चलो, मैं लेके चलता हूँ। यहाँ क्या करोगी? कुछ नहीं। तो चलो। ठीक है। दोनों की वहां से रुखसत होने की आवाजें बेडरूम तक पहुंची। युवक की जान में जान आई। ये न समझना, सुनील चेतावनी भरे स्वर में बोला, कि अब तुम अपना मौजूदा काम बीच में ही छोड़कर भाग खड़े होगे। कैसीनो से निपटकर थापर ने यहाँ आना है। मैं तब भी तुम्हारी पोल खोल सकता हूँ। ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं, युवक दबे स्वर में बोला। गुड, अब जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। जरूर। तुमने तुमने सब सुना था? क्या सब? वही जो बाहर मेरे और कीर्ति के बीच में गुजरा। कैसे ना सुनता? कानों में उंगलियां डाल लेता। वो भी करता तो कैसे करता? हाथ तो मेरे बंधे हुए हैं। ओह, वैसे एक बात है। क्या? चुंबन बड़े चटकारे के साथ लेते हो, साउंड इफेक्ट्स के साथ, चटाक पटाक खटाक, द वर्क्स। वो बड़े धूर्त भाव से मुस्कुराया। सुनो, तत्काल वो फिर संजीदा हुआ। तुम किसी को कहोगे तो नहीं? तुम्हारे कीर्ति से लव अफेयर की बाबत? हाँ। अभी सीक्रेट है ये? हाँ, अभी कोई नहीं जानता इस बाबत। कीर्ति की बहनें भी नहीं? नहीं, बहनों में ऐसे राज अक्सर साझे होते हैं, वो नहीं जानती। तुम्हें क्या मालूम? चलो यूं कह लो कि वो मेरे बताए नहीं जानती। ऐसा क्यों कर हुआ कि 2 नौजवान कुंवारी बहनों के होते तुमने दिल लगाया तो शादीशुदा बहन से? दिल की बात है। कहीं ये तो नहीं सोच रहे हो कि मूलधन पर काबिज हो जाओगे तो सूद अपने आप ही वसूल हो जाएगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं कीर्ति को और सिर्फ कीर्ति को चाहता हूँ, सच्चे दिल से। उसकी बहनों का तो मैंने कभी ख्याल तक नहीं किया। जानकर खुशी हुई। तुम अपनी जुबान बंद रखोगे ना? हाँ। वादा? पक्का। शुक्रिया शुक्रिया। वो एकाएक पलंग पर से उठ खड़ा हुआ। मैंने तुम्हारा दायां हाथ खोल दिया है, अब बाकी के बंधन तुम खुद खोल लेना। क्या मतलब? सुनील आंखें निकालता हुआ बोला। मुझे यहाँ एक पल भी फालतू ठहरने से दहशत हो रही है। मुझे जाने दो। तुम्हारा अहम काम मैंने कर दिया है, बाकी खुद कर लेना प्लीज। अच्छी बात है। शुक्रिया। अपना वादा याद रखना, किसी को कुछ न बताना, खास तौर से थापर को। मैं ता जिंदगी तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। ओके? सुनील ने सहमति में सिर हिलाया। वो फौरन वहां से रुखसत हो गया। तब सुनील ने अपने आप को आजाद करने के अहम काम की ओर तवज्जो देना शुरू किया। फौरन उसे एहसास हुआ कि उसका दायां हाथ आजाद हो जाने के बाद भी हरकत में लाने के काबिल नहीं था। कितनी ही देर बंधा रहने की वजह से उसमें खून का दौरा सामान्य तरीके से नहीं हो रहा था। कितनी ही देर वो उस हाथ की मुट्ठी को खोलता खींचता रहा तो उंगलियां कुछ थाम पाने के, कोई जोर सहने के काबिल हुई। तब सबसे पहले उसने अपने बाएं हाथ पर बंधी रस्सी को खोलने की कोशिश की। काम उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा जटिल निकला।
दूसरा हाथ खोलने में उसे कम से कम 15 मिनट लगे। दोनों हाथ आजाद हो जाने के बाद पैरों के बंधन खोलना कोई मुश्किल काम ना निकला। उसने उठकर अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश की तो वापस पलंग पर ढेर हो गया। उसने अपने दोनों पांव पलंग पर समेट लिए और अपने हाथों से बारी बारी उन्हें मसलने लगा। अगली बार पोर पोर दुखते अपने जिस्म को सहलाता वो उठकर खड़ा हुआ तो उसने पाया कि अब उसके पांव उसके जिस्म का बोझ संभाल सकते थे। अब उसे अपने कपड़ों की तलाश थी जो कि उसे बेडरूम में कहीं न मिले, न वहां की इकलौती वार्डरोब में, न संबंध बाथरूम में, न कहीं और। तभी एकाएक कॉटेज का बाहरला दरवाजा खुलने और बंद होने की आहट फिर हुई। सुनील सकपकाया। अब कौन आ गया? बाहर फर्श पर जनाना सैंडलों की खट खट की आवाज हुई। कोई औरत? फिर बीच के दरवाजे की ओर बढ़ते कदम। सुनील ने पलंग पर से एक चादर खींच ली और तहमत की तरह उसे अपने कमर की गिर्द लपेट दिया। फिर वो दरवाजे की ओट लेने को लपका, लेकिन दरवाजा पहले ही खुल गया। चौखट पर एक युवती प्रकट हुई। उसकी निगाह सुनील पर पड़ी तो उसके नेत्र फैले। पहले सुनील को यूं लगा कि जैसे वो चिल्लाने लगी हो, लेकिन फिर वो संभल गई और कदरन सुसंयत स्वर में बोली, हेलो, हु आर यू? सुनील ने देखा कि उसके बाल लड़कों की तरह कटे हुए थे। वो एक काली स्कीवी और डेनिम की नीली जीन्स जैकेट पहनी थी। कद काट उसका मोहिनी जैसा था। किसी हद तक नए नक्श भी मिलते थे। अलबत्ता वो मोहिनी जितनी हसीन और जवान नहीं थी। मोहिनी के मुकाबले में वो उम्र में 6-7 साल बड़ी थी और वो मोहिनी जितनी उच्छृंखल नहीं लग रही थी। कौन हो भाई तुम? इस बार वो सख्ती से बोली। और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं, सुनील बोला, थापर साहब का मेहमान हूँ। मेहमान हो? हाँ। तो यहाँ क्या कर रहे हो? थापर साहब के साथ क्यों नहीं हो? आज तो इलाके का हर नाम लेवा शख्स कैसीनो के उद्घाटन समारोह में शामिल है। तुम भी तो वहां नहीं हो। तूफान हमदम? कौन सी दमदम? हमदम। वो क्या होता है? विलायत से आई हो? इंपोर्टेड हो? थापर साहब के मेहमान हो, इसलिए तुम्हारी ऐसी अभद्र भाषा बोलने की मजाल हो रही है। सॉरी। तुम्हारा सिर माथा क्यों फूटा हुआ है? बाथरूम से निकल रहा था कि ठोकर खा गया, मुंह के बल गिरा। कपड़े कहाँ हैं? बाथरूम में? नहीं तो? चोरी हो गई। बड़ी रहस्य में बातें कर रहे हो। वो एक क्षण ठिठकी और फिर बोली, हो कौन तुम? बंदे को सुनील कहते हैं। सुनील? कुमार चक्रवर्ती नाम से वाकिफ मालूम होती हो। खामखा? चलो खामखा ही सही। तुम कौन हो? या ठहरो, मुझे बताने दो। तुम थापर की साली हो, नमिता। ठीक? कैसे जाना? अंदाजा लगाया। अंदाजा लगाया या तुक्का लगाया? तुक्का भी अंदाजा ही होता है। घायल वाकई ठोकर खा के गिरने से हुए हो? ब्राइट आइज, मैं इस बात का सच्चा जवाब दूंगा तो तुम्हारे जीजा जी की छवि धूमिल होगी। वो मुंह बिचकाकर बोली। वैसे कौन सी बड़ी उज्जवल छवि है उसकी। ब्लडी वाइफ बीटर, सिस्टर इन लॉ मॉलेस्टर। ऐसा है तुम्हारा जीजा? इससे भी खराब। किसी दिन कोई उसका खून ही कर देगा तो हेकड़ी निकलेगी सारी। सीधे सीधे तो सीधा होने वाला नहीं दिलीप थापर। बहुत दुश्मन है उसके। अब तो बहुत से एक ज्यादा। एक ज्यादा? तुम। मेरी गारंटी है कि तुम्हारी मौजूदा हालत की भी वो ही वजह है। जाने बाहर, तुम तो अंतर्यामी हो। इतना मामूली नतीजा निकालने के लिए अंतर्यामी होना जरूरी नहीं होता। पलंग पर फैली रस्सियां बता रही हैं कि तुम यहां बंधे हुए थे। आजाद कैसे हुए? एक खुदाई फरिश्ता, एक सखी हातिम अपना रोजाना का सत्कार्य करने के लिए घर से निकला तो मेरी खुशकिस्मती से इधर से गुजरा। उसके खाते में एक सत्कार्य दर्ज हो गया। मेरे बंधन खुल गए। उसका भी काम हो गया, मेरा भी काम हो गया। थापर साहब ने ऐसा क्यों किया? मेरी ही खातिर किया। क्या मतलब? बहुत सोच विचार के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे थे कि मेरे चेहरे से मेरी नाक का तालमेल ठीक नहीं बैठता था, इसलिए उन्होंने मेरी नाक की मरम्मत करा दी। मजाक मत करो। क्या अदावत है तुम्हारी थापर साहब से? मेरी तो उनसे कोई अदावत नहीं। अरे तो उनकी तुम्हारे से होगी। वो तो है। क्या स्वीटहार्ट, इस बाबत तुम्हें कुछ बताना। क्या दुश्मन के कैंप के आदमी को अपना राजनाम बनाना ना होगा?
मैं दुश्मन के कैंप का आदमी नहीं हूँ। मैं आदमी नहीं हूँ। वो तो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम थापर साहब की करीबी रिश्तेदार हो, साली हो उनकी। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? जीजी सालियां क्या चॉइस से मिलते हैं? मेरी बहन जिससे भी शादी करती वो मेरा जीजा होता। यानी कि दिलीप थापर तुम्हारा फेवरेट जीजा नहीं? जीजा तो है, लेकिन फेवरेट नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि वो किसी का भी फेवरेट नहीं है। भगवान ने उसमें वो कल पुर्जे नहीं फिट किए जिनकी वजह से कोई किसी का फेवरेट बनता है। फिर तो हम दोनों दोस्त हुए। वो कैसे? भाई, एक ही शख्स से खफा दो आदमी दोस्त होते हैं। यूं तो हुए। फिर तो तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। कैसी मदद? बोलो, क्या मदद चाहते हो? सबसे पहले तो तन ढकने के लिए मुझे कोई कपड़े मुहैया कराओ। तुम्हारे कपड़े कहाँ गए? क्या पता कहाँ गए। मालूम होता तो बरामद न कर लेता। यहाँ नहीं है। कम से कम बेडरूम में तो नहीं है। वो बाहर गई और थोड़ी देर में वापस लौटी। बाहर भी नहीं है। वो बोली। दैट्स टू बैड, सुनील बोला। अब तुम्हारे लिए कपड़ों का इंतजाम कहाँ से हो? ठीक है, मैं करती हूँ कुछ। और वो दरवाजे की ओर बढ़ी। जा रही हो? सुनील बोला। जाऊंगी तभी तो कुछ होगा। टाइम क्या हुआ है? घड़ी नहीं पहनते हो? सब कुछ पहनता हूँ, लेकिन कपड़ों के साथ घड़ी भी गई, बटवा भी गया, सब कुछ गया। 9:45 हुए हैं। तुम्हारा जीजा 10-1 बजे वापस लौटने को कह के गया था। मेरे यहाँ होते वो आ गया तो मेरा आजाद होना किस काम आएगा? तुम क्या चाहते हो? मुझे भी अपने साथ ले चलो। ऐसे ही? नमिता ने एक उड़ती निगाह उस पर सिर से पांव तक दौड़ाई। मजबूरी है। ठीक है, तुम भी क्या याद करोगे? चलो। थैंक यू। नंगे पांव जिस्म पर चादर लपेटे सुनील उसके साथ हो लिया। बाहर एक फिएट खड़ी थी जिसकी ड्राइविंग सीट पर नमिता सवार हुई। तुम पीछे बैठो, वो बोली। सुनील सहमति में सिर हिलाता पीछे सवार हो गया। जरा यूं बैठो कि बाहर से देखे न जा सको। सीटों के बीच में लेट जाऊं? मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूं। ऐसी कोई सावधानी नहीं बरतोगे तो खुद तो मरोगे ही, मुझे भी मरवाओगे। ओह सॉरी। सुनील पिछली सीट पर अधलेटा सा हो गया। तुम? सुनील बोला। कैसीनो गई ही नहीं थी या वहां से चली आई थी? चली आई थी। बोर हो गई थी, ऊपर से नींद आ रही थी। कॉटेज में सोने की नीयत से आई थी। अब मुझे क्या पता था कि कॉटेज खाली नहीं था। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से तुम्हारे आराम में खलल पड़ा। ओह, ले ऑफ। मुझे इतनी चिकनी चुपड़ी बातों की आदत नहीं है। बाकी लोग कहाँ हैं? सब कैसीनो में हैं। मेरे सामने तो किसी की वहां से हिलने की नीयत नहीं लग रही थी। तुम्हें कह रहे हो कि दिलीप ने 10-1 बजे कॉटेज वापस लौटने को कहा था। कहा तो था। जुए के सब शौकीन हैं? सब नहीं, सिर्फ दिलीप और उसकी अम्मा चाय जी। वो ज्यादा क्यों? क्योंकि वो हर उस काम की शौकीन है जो पैसे से होता हो। पैसा खर्चना उसकी हॉबी है। ना खर्चे तो बीमार पड़ जाती है। क्या कहने? और क्या करती है चाय जी? विलायती सिगरेट पीती है, स्कॉच विस्की पीती है। बहुत रंगीली रानी है। हाँ, इनकार भी नहीं करती इस बात से। साफ कहती है कि नौजवानी तो अभाव में गुजरी, अब बुढ़ापे में तो ऐश कर ले वो। आई सी। अब चलें? मैंने कब रोका? यानी कि चलें? यहां से तो हर हाल में चलें, वरना गब्बर आ जाएगा। वो हौले से हंसी। उसने कार को स्टार्ट किया और गियर में डालकर आगे बढ़ाया। एक बात पूछूं? एकाएक सुनील बोला। पूछो, वो बोली। जैसे उद्गार दिलीप थापर की बाबत तुम्हारे हैं, वैसे ही तुम्हारी बहनों के भी हैं। और क्या नहीं होंगे? मैंने ऐसे ही उसे वाइफ बीटर और सिस्टर इन लॉ मॉलेस्टर कहा। वो बीवी को पीटता है? ऐसे तो नहीं पीटता जैसे उसने तुम्हें पीटा है या पिटवाया है। अलबत्ता एक आध थप्पड़ तो अक्सर रसीद कर देता है। बीवी सह लेती है। और क्या करे बेचारी, बीवी जो ठहरी। कभी ऐसी बदसलूकी उसने तुम्हारे सामने भी की? बिल्कुल की, तभी तो मालूम है। हमारी बहन तो इतनी भली है कि अपनी दुर्गत की कहानी अपनी जुबान पर वो हरगिज न लाती। उसने तुम्हारे सामने कभी उसे थप्पड़ मारा तो तुमने ऐतराज नहीं किया? किया। पहली बार ऐसी नौबत आई थी तो तड़प कर किया था। तो क्या हुआ था? वो मुझे भी मारने दौड़ा था। ओह, तुम्हारी बहन की तो मजबूरी है
क्योंकि वो थापर की बीवी है। तुम क्यों रहती हो उसके साथ? तुम्हारी छोटी बहन क्यों रहती है? हमारी भी मजबूरी है। हमारे माँ बाप नहीं है। बड़ी बहन के अलावा हमारा कोई नजदीकी रिश्तेदार जिंदा नहीं है। यहाँ न रहें तो कहाँ रहें? आई सी। फिर कम से कम मैं तो कीर्ति को दिलीप के रहमो करम पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। और मोहिनी, वो तो बिल्कुल ही नहीं जा सकती। वजह? ऐश्वर्य भरे रहन सहन की आदत जो हो गई है उसे। तुम्हें नहीं, सच पूछो तो मुझे भी। फिर बड़ी बहन के वेलफेयर के लिए पीछे रुके रहने की बात तो महज दिल्ली तसल्ली के लिए हुई। उसने उत्तर न दिया। थापर की बदसलूकी से आजीज आकर अगर तुम्हारी बहन ही सब छोड़ छाड़ के चल दे तो वो ऐसा नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि बाकी बहनों की तरह उसे भी ऐश्वर्यशाली रहन सहन की आदत हो गई है। वो ऐसा नहीं करेगी। कीर्ति में ऐसा इनकलाबी कदम उठाने का हौसला नहीं है। हौसला आ जाता है, अपने आप नहीं तो किसी के लिए आ जाता है। किसके? सुनील सोचने लगा। क्या वो उसे विकी की बाबत बताए? फिलहाल उसने उस बाबत खामोश ही रहना मुनासिब समझा। थापर से तलाक लेने पर प्रत्यक्षता वो बोला, सेटलमेंट में तुम्हारी बहन को बड़ा मोटा माल हासिल हो सकता है। तलाक? जो कि एक नीम पागल शख्स के पर पार्श्विक व्यवहार की बिना पर हासिल कर पाना कोई मुश्किल काम साबित नहीं होगा। मुझे तो नहीं लगता कि कीर्ति ने तलाक का कभी ख्याल भी किया होगा। क्यों? क्यों नहीं किया होगा? पति परमेश्वर वाले ख्यालात वाली औरत है वो खामोश रही। चलो छोड़ो। बहरहाल थापर का वाइफ बीटर वाला रोल तो मेरी समझ में आ गया। अब सिस्टर इन लॉ मोलेस्टर वाली बात पर भी रोशनी डालो तो मेहरबानी होगी तुम्हारी। उस बात को समझना क्या मुश्किल है? वो तो रोशनी डाले बिना भी रोशन है। अच्छा, हाँ, साली आधी घरवाली वाली मिसाल खामखा ही तो मशहूर नहीं। ज्यादा पीछे किसके पड़ता है, तुम्हारे या मोहिनी के? तुम मोहिनी को भी जानते हो? वो हैरानी से बोली। उतना ही जानता हूं जितना तुम्हें जानता हूं। वो क्या है कि तुम्हारे आदरणीय जीजा ने अपनी छोटी साली को मछली पकड़ने के लिए चारे की तरह इस्तेमाल किया था। मछली कौन? मैं। और चारा तुम्हारी छोटी बहन मोहिनी, जो मुझे बकायदा स्मगल करके यहाँ लाई। कमाल है। सुनील खामोश रहा। वो छोटी है। कुछ क्षण बाद नमिता बोली, नादान है, दिलीप की बातों में आ गई होगी। बातों में आ जाने जितनी छोटी है तो दूसरी किस्म की बातों में क्यों नहीं आ जाती? दूसरी किस्म की? साली आधी घरवाली किस्म की। उसने उत्तर न दिया। तुम्हारी जानकारी के लिए दिलीप थापर मेरे कत्ल का इरादा रखता था। अगर वो सच में मेरा कत्ल करवा देता तो तुम्हारी छोटी नादान ना समझ बहन कत्ल के षड्यंत्र में शरीक मानी जाती। खामखा, वो सकपकाई स्वर में बोली। उसे क्या मालूम था कि असल में दिलीप के मन में क्या था और वो तुम्हारे साथ कैसे पेश आने वाला था। कानून इग्नोरेंस को एक्सक्यूज नहीं मानता। तुम बात को बढ़ा चढ़ाकर कर रहे हो। मुझे यकीन नहीं कि दिलीप का तुम्हारे कत्ल का इरादा था। उसने साफ ऐसा कहा था। तुम्हें धमकाने के लिए, डराने के लिए ऐसा कहा होगा। नूरे नजर, इल्लीगल कन्फाइनमेंट भी कम गंभीर अपराध नहीं। किसी को मुश्किल कस के गिरफ्तार करके रखना और उसे कत्ल की धमकी देना भी जघन्य अपराध है। और इस अपराध में तुम्हारी छोटी बहन की शिरकत है। अव्वल तो ऐसा है नहीं। है तो तुम उसकी खता माफ कर दो। इसलिए माफ कर दो कि अब एक दूसरी बहन तुम्हारे काम आ रही है, तुम्हारी मदद कर रही है। ओके, ऑल राइट, ओके। नो हार्ड फीलिंग्स, नो हार्ड फीलिंग्स टुवर्ड्स योर इग्नोरेंट सिस्टर। थैंक यू। वैसे मैं उससे पूछूंगी कि उसने ऐसा क्यों किया, क्यों कर वो दिलीप की बातों में आ गई। जरूर पूछना, और जो जवाब हासिल हो वो मुझे भी बताना जरूर। तुमने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा था तुम्हारा जीजा ज्यादा किसके पीछे पड़ता है, तुम्हारे या मोहिनी के? क्यों चाहते हो इस सवाल का जवाब? कोई खास वजह नहीं। तुम जवाब न देना चाहो तो न सही। मोहिनी के पीछे वो अमूमन तब पड़ता है जब वो नशे में होता है या नशे में होने का बहाना कर रहा होता है। ऐसा क्यों? यूं बात बिगड़ जाने पर सॉरी बोलकर बात संवारने की सुविधा जो होती है। सॉरी बोलता है? हाँ, कभी कभार बोलता है, हमेशा नहीं। हमेशा वो क्या करता है
इसकी क्या मुझे खबर लगती है? मैं हर क्षण मोहिनी के साथ बंधी तो नहीं रह सकती। ये भी ठीक है। अभी पिछले हफ्ते हम सब ट्राउट फिशिंग के लिए और पिकनिक के लिए सुंदरबन गए थे। वहां जंगल में वो मोहिनी पर ऐसा झपटा था कि लगता था कि मनमानी करके ही मानेगा। कीर्ति ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उसे झापड़ जड़ दिया और परे धकेल दिया। विवेक वर्मा ने हालत को न संभाला होता तो उस दिन तो फौजदारी होके ही रहती। वो भी पिकनिक पर साथ था। हाँ, घर का सा आदमी है वो। आई सी। उसी ने दिलीप को समझा बुझाकर इस हद तक ठंडा किया था कि बाद में दिलीप ने मोहिनी से बकायदा माफी मांगी थी। सिर्फ मोहिनी से, अपनी बीवी से नहीं जिसे उसने धकियाया, थप्पड़ लगाया। बीवी से माफी मांगने का तो उसे ख्याल तक नहीं आया होगा। और तुमसे? मेरे पर पेश नहीं चलती उसकी। मैं भुगत लेती हूँ उससे। विवेक वर्मा या किसी और की मदद के बिना भी भुगत लेती हूँ। कभी न भुगत पाई तो मैं खून कर दूंगी कमीने का, बिना इस बात की परवाह किए कि तुम्हारी बहन विधवा हो जाएगी। उसने उत्तर न दिया। सुनील ने उसके दोनों हाथ स्टीयरिंग पर यूं कसते देखे कि उसकी नसें उभर आई। मैं दास्ताने दिलीप थापर पर फिर लौटता हूँ, जो कि साली को आधी घरवाली बनाने का ख्वाहिशमंद है। नूरे नजर, ऐसी ख्वाहिश का, ऐसी कोशिश का, बल्कि ऐसी मुतवातर कोशिशों का क्या फायदा जिसका कुछ हासिल न हो? इसका बेहतर जवाब तो दिलीप ही दे सकता है। वैसे उम्मीद पर दुनिया कायम है वाली बात तो है ही। यूं तो किसी न किसी दिन वो मुंह काला करके ही मानेगा। देखी जाएगी। उसके स्वर में लापरवाही का पुट था। ये विवेक वर्मा बहुत खास ही है तुम्हारे जीजा का। है तो सही। क्यों है ऐसा? वो एक लंबी कहानी है। फिलहाल इतना समझ लो कि विवेक के दिलीप पर बहुत एहसान है। लंबी कहानी का एक आध चैप्टर ही सुना दो। तभी कार एक विशाल फाटक में दाखिल हुई। सुनील ने सिर उठाकर बाहर झांका। अरे, वो तत्काल बोला, तुम तो होटल लेक व्यू पहुंच गई हो। तो क्या हुआ? वो कार को दक्षता से पार्किंग में एक स्थान की ओर मोड़ती हुई बोली, थापर यहाँ है। अगर उसने या उसके गुंडों ने मुझे यहाँ देख लिया तो? डरते हो? आदतन नहीं डरता, लेकिन खामखा आ बैल मुझे मार वाली हालत भी तो नहीं करना चाहता मैं अपनी। वो तनिक हंसी और फिर तत्काल संजीदा हुई। तुमने कार में ही बैठना है, वो बोली। अपने मौजूदा लिबास में तुम भीतर नहीं जा सकते। ओह, मैं बस गई और आई। लेकिन तुम यहाँ? उसने सुनील की बात की ओर ध्यान नहीं दिया। वो कार से निकली और होटल की लॉबी की ओर दौड़ चली। सुनील सीट पर पसर गया और प्रतीक्षा करने लगा। असाधारण देर लगाकर वो वापस लौटी। बड़ी देर की मेहरबान आते आते, सुनील बोला। यहाँ मैं इस उम्मीद के साथ आई थी कि होटल की शॉपिंग ऑर्किड अभी खुली होगी और मैं वहां की ड्रेस शॉप से तुम्हारे लिए कोई कपड़े खरीद पाऊंगी, लेकिन दुकान बंद मिली मुझे। यानी कि कपड़े नहीं मिले? मिले, आखिरकार मिले, इसीलिए तो देर हुई। ओह, ये लो। सुनील ने कपड़े ले लिए और कार की डोम लाइट जलाकर उनका मुआयना किया। ये? वो सकपकाया। ये तो वेटर की यूनिफॉर्म है। तन तो ढकेगी, वो बोली। लेकिन वेटर की यूनिफॉर्म? आई कुड नॉट डू एनी बेटर मिस्टर। इसके लिए भी उस कमीने वेटर को मुझे 500 रुपए देने पड़े। तुम उसकी फिक्र न करो, वो मैं चुकता कर दूंगा। अभी कहाँ से कर दोगे? ये भी ठीक है। तुम फिलहाल तो इसे पहनो, मैं कोई दूसरा इंतजाम भी सोचती हूँ। अच्छी बात है। बड़े अनिच्छापूर्ण ढंग से सुनील ने वेटर की सफेद यूनिफॉर्म पहनी। ये देखकर तो उसे बहुत ही खुंदक आई कि यूनिफॉर्म के बंद गले के कोट की जेब पर होटल लेक व्यू भी लिखा था। जज रहे हो? वो बोली। घिस रही हो? सुनील भुनभुनाया। हरगिज नहीं। मैं सोच रही थी कि जब वेटर की यूनिफॉर्म में इतने जच रहे हो तो तरीके के कपड़ों में तो बहुत ही हैंडसम लगते होंगे। इनायत है ऊपर वाले की। अब क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम तो किसी सूरत घर पहुंचने का है। राजनगर? हाँ। वहां कहाँ रहते हो? बैंक स्ट्रीट में। इस वक्त तो टैक्सी से ही जा पाओगे। आधी रात को टैक्सी वाला 600-700 रुपए भाड़ा मांगेगा। मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मेरे पास भी 150 रुपए ही हैं। बाकी पैसे तो तुम्हारी यूनिफॉर्म पर खर्च हो गए। टैक्सी का किराया मैं राजनगर पहुंचकर अदा कर सकता हूँ।
तो टैक्सी तलाश की जाए तुम्हारे लिए? हाँ प्लीज। तलाश नाकाम रही। कैसीनो के उद्घाटन समारोह की वजह से तमाम की तमाम टैक्सियां बुक थी। अब क्या किया जाए? सुनील बोला। इस वेटर की यूनिफॉर्म की वजह से तो मैं किसी होटल में भी नहीं जा सकता। मैं तुम्हें नॉर्थ शोर तक ले जा सकती हूँ। वो बोली। क्या मतलब? मेरा कैसीनो में वापस जाने का कोई इरादा नहीं है। कॉटेज मैं इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि तब मेरे पर इल्जाम आ सकता है कि तुम्हें मैंने रिहा किया। अब घर तो मैंने जाना ही है। नॉर्थ शोर से राजनगर की लोकल टैक्सी तुम्हें आसानी से मिल जाएगी। ना मिली तो मेरी कार ले जाना। ड्राइविंग जानते हो ना? हाँ, अभी कल ही सीखी है। मजाक कर रहे हो? यानी कि जानते हो। तो फिर चला जाए नॉर्थ शोर? जरूर। नमिता कार को पार्किंग से निकालकर सड़क पर लाई और उसे नॉर्थ शोर के रास्ते पर डाल दिया। अब तो मैं तुम्हारे साथ आगे बैठ सकता हूँ, एकाएक सुनील बोला। या वेटर के साथ बैठे देखे जाने में तुम्हारी तौहीन होगी? वो हंसी। उसने कार को किनारे करके रोका। सुनील आगे उसके साथ जा बैठा तो कार फिर आगे बढ़ी। ये, सुनील बोला, विवेक वर्मा की चर्चा मैं एक बार फिर छेड़ना चाहता था। किस सिलसिले में? वो बिना सड़क पर से निगाह हटाए बोली। रहता कहाँ है वो? नॉर्थ शोर, हमारे साथ ही। मूल रूप से वो कहाँ का रहने वाला है? विशालगढ़ का। अब तो वो दिलीप थापर का बिजनेस एसोसिएट बताया जाता है। पहले क्या करता था? प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी चलाता था। क्या? सुनील चौंक कर बोला। भाई, प्राइवेट डिटेक्टिव था वो? कहाँ? राजनगर में? नहीं, विशालगढ़ में, जहां का कि वो रहने वाला है। अब नहीं है वो प्राइवेट डिटेक्टिव? नहीं, मैंने सुना है कि अपनी प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी तो उसने दिलीप से मुलाकात होने के बाद ही बंद कर दी थी। दिलीप से कब मुलाकात हुई उसकी? कोई 2 साल पहले। कैसे हुई? ये तो मालूम नहीं, लेकिन ये मालूम है कि वो दिलीप थापर का खासुल खास है, घर का सा आदमी है और बकौल तुम्हारे थापर पर उसके बहुत एहसान है। हाँ, जाने बहार, गुले गुलजार, नूरे नजर, तूफाने हमदम, आई लव यू। क्या? वो अचकचाकर बोली। स्वीट हार्ट, ब्राइट आईज, रोजी लिप्स, आई लव यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। क्या हुआ? एकाएक कोई दौरा पड़ा तुम्हें? हाँ, दौरा ही पड़ा समझ लो, जिससे कि ज्ञान चक्षु खुल गए। वो लंबी कहानी अब मेरी समझ में आ गई है, जिसका कि एक चैप्टर भी तुम मुझे नहीं सुना रही थी। क्या मतलब? विवेक वर्मा ही वो प्राइवेट डिटेक्टिव है जिसने हैट में से खरगोश निकालने के जादूगरी अंदाज से हरिमोहन थापर का पोता, उसकी करोड़ों की संपत्ति का वारिस खोज निकाला था। से यस और नो? यस। और इसीलिए तभी से वो लसूड़े की तरह थापर से चिपका हुआ है। राहते जिगर, दिलीप थापर और विवेक वर्मा बिजनेस एसोसिएट नहीं, चोर चोर मौसेरे भाई हैं। वो खामोश रही। वाह, जिस प्राइवेट डिटेक्टिव को मैं इतनी शिद्दत से तलाश कर रहा था, उसका नाम तुमने मुझे सहज ही सुझा दिया। वाह वाह, अजीब आदमी हो। ऐसे खुश होके दिखा रहे हो जैसे कोई बहुत बड़ी दौलत हासिल हो गई हो। मैं अभी और भी खुश होके दिखाता अगर इस घड़ी एक सिगरेट हासिल हो जाता। एक मामूली सिगरेट तुम्हारी अहम ख्वाहिश है? मौजूदा। तुम वाकई अजीब आदमी हो। बिल्कुल दुरुस्त। अजीब भी हूँ, आदमी भी हूँ। अपने सामने का खाना खोलो। सुनील ने डैशबोर्ड में बना खाना खोला तो पाया कि भीतर एक गोल्ड फ्लैग का पैकेट और लाइटर मौजूद था। उसने दोनों चीजें काबू में कर ली। एक मेरे लिए भी सुलगाना, वो बोली। सुनील ने होठों में एक साथ 2 सिगरेट लगाकर उन्हें सुलगाया और फिर एक नमिता को थमा दिया। वाह, बड़े तृप्तिपूर्ण भाव से सिगरेट का एक लंबा कश लगाने के बाद वो बोला। कौन कहता है कि आज का दिन खराब था? ऐसा तब कह रहे हो जबकि मरते मरते बचे हो। बचा हूं, मरा नहीं। बड़े प्रबल आशावादी हो। ये विवेक वर्मा, भूतपूर्व प्राइवेट डिटेक्टिव, वैसे है कैसा आदमी? अच्छा, इस एक लफ्ज में उसकी तमाम खासूसियात शमार हो गई। मेरा मतलब है भला मानस है, मिलनसार है, खुश मिजाज है, समझदार है। और तुम्हें पसंद है? सबको पसंद है।
तुम्हें खास तौर से पसंद है? खास वाली कोई बात नहीं। तुम्हारे पर दिल नहीं आया उसका? या तुम्हारी बहन पर, मोहिनी पर? हाँ भाई, विवेक का तो मुझे पता नहीं। अलबत्ता ये हो सकता है कि मोहिनी के दिल में हो कुछ विवेक के लिए, क्योंकि कभी कभार वो ऐसा व्यवहार। वो एकाएक खामोश हो गई। क्या हुआ? चुप क्यों हो गई? बहुत पहुंचे हुए आदमी हो, दूसरे की जुबान खुलवाना खूब जानते हो। थोड़ा और अरसा साथ गुजरा तो मुझे यकीन है कि मेरा या मेरी बहनों का कोई राज राज नहीं रहेगा तुम्हारे सामने। सुनील हंसा। उसके बाद वो दोबारा नमिता को मुंह फाड़ने के लिए प्रोत्साहित करने में कामयाब न हो सका। आधा घंटा सफर खामोशी से कटा। वे नॉर्थ शोर के इलाके के करीब पहुंचे तो नमिता ने कार को एक छोटे से बंगले के फाटक के सामने रोका। सुनील ने प्रश्न सूचक नेत्रों से उसकी तरफ देखा। ये है तुम्हारे जीजाजी का दौलत खाना? नहीं, वो बोली। वो अभी थोड़ा आगे है, समुद्र तट पर। यहाँ एक डॉक्टर रहते हैं, डॉक्टर निगम। हमारे वाकिफ हैं। मेरी राय में इस वक्त तुम्हें उनकी जरूरत है। क्या जरूरत है? तुम अपनी उम्मीद से ज्यादा जख्मी हो सकते हो। ऐसा कुछ महसूस तो नहीं हो रहा मुझे। बाद में हो सकता है। बाद में मैं अपने डॉक्टर को दिखा लूंगा। ओफो, अरे मैं कहती हूँ तुम्हें फर्स्ट एड की अभी जरूरत है। टाइम मालूम है बड़ी अम्मा? मालूम है। डॉक्टर निगम से हमारी फैमिली रिलेशंस हैं। वो हमें ना उम्मीद नहीं करेंगे। मुझे वेटर की वर्दी में देखकर वो क्या सोचेंगे? कुछ भी नहीं। तुम्हारी पोशाक की तरफ उनकी तवज्जो तक नहीं जाएगी। देख लेना। वो समझेंगे कि अगर उनकी पड़ोसन को कोई वेटर पसंद आ गया है तो उन्हें क्या। ठीक, चलो ऐसे ही सही। ठीक है फिर। डॉक्टर निगम 60 से ऊपर उम्र का जग सफेद बालों वाला कृष्णकाय व्यक्ति निकला। उसने सुनील की सूरत पर एक निगाह डाली और फिर विनोदपूर्ण स्वर में बोला, पिटे हो? जी हाँ, सुनील बड़ी सादगी से बोला। सिर्फ पिटे या पीटा भी? पीटा भी। मैं डॉक्टर की शरण में हूँ। उसकी कब्र खोदी जा रही होगी। मजाक कर रहे हो? जी हाँ। गुड। मुझे मजाक पसंद आदमी पसंद है। मुझे मजाक पसंद आदमी को पसंद करने वाले आदमी पसंद हैं। डॉक्टर हंसा। सुनील ने बड़ी शिष्टता से हंसी में उसका साथ दिया। पेशेंट आपके हवाले है अंकल, नमिता बोली। मैं जरा जाके आती हूँ। फिर इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, वो लंबे डग भरती हुई वहां से रुखसत हो गई। थोड़ी देर बाद बाहर से कार स्टार्ट होने की आवाज आई। प्लीज अनड्रेस। जी, सुनील सक पकाया सा बोला। मैंने कहा कपड़े उतारो, कमर तक। सुनील ने आदेश का पालन किया। डॉक्टर ने उसका मुआयना आरंभ किया। नाक पर चोट ज्यादा है, वो बोला, लेकिन शुक्र मनाओ कि हड्डी नहीं टूटी। आंख के नीचे का कट मामूली है। टटोलने से तो कोई पसली टूटी नहीं मालूम होती। यूं ही रनिंग कमेंट्री जारी करता डॉक्टर अपना काम करता रहा। 10 मिनट में वो फारिग हुआ। ये 2 गोलियां हैं, वो बोला। एक रात को सोने से पहले और दूसरी सुबह उठने के बाद खा लेना। और कल चेस्ट का एक्सरे जरूर करा लेना ताकि तस्दीक हो जाए कि कोई पसली नहीं टूटी है। ओके? यस सर। तभी नमिता वापस लौटी। फारिग हो गए? वो बोली। हाँ, सुनील बोला। तो चलो। डॉक्टर साहब की फीस मुझे मिल जाएगी, डॉक्टर तत्काल बोला। अब जाके आराम करो और मुझे करने दो। शुक्रिया जनाब। गुड नाइट। सुनील ने भी गुड नाइट कहा, उसका अभिवादन किया और नमिता के साथ वहां से बाहर निकल आया। दोनों कार में सवार हुए। कहाँ गई थी? सुनील उत्सुक भाव से बोला। घर। वो बोली। तुम्हारे लिए 4 पैसे लाने। ये पकड़ो, 1000 रुपए हैं। सुनील ने नोट थाम लिए। मैं अपने घर पहुंच जाऊं, वो कार को आगे बढ़ाती हुई बोली। फिर कार तुम ले जाना। ओके? ओके। मैं कल ही तुम्हारे रुपए और कार लौटा जाऊंगा। रुपयों की कोई बात नहीं, कार जरूर लौटा देना, वरना मेरे से सवाल होंगे। या फोन पर खबर कर देना कि कार कहाँ खड़ी है। मैं खुद लेने आ जाऊंगी या मंगवा लूंगी। सुनील ने सहमति में सिर हिलाया। कार थोड़ी देर समुद्र की दिशा में खामोशी से चली। फिर जब एक विशाल 2 मंजिली कोठी अंधेरे में सिर उठाई खड़ी दिखाई देने लगी तो उसकी रफ्तार घटी। मुझे एक बात सूझी है, एकाएक वो बोली।
कौन सी बात? सुनील बोला। हैरानी है कि इस बात का ख्याल मुझे पहले नहीं आया। जाने जहां किस बात का ख्याल पहले नहीं आया? इस बात का कि तुम्हारा और दिलीप का कद काठ मोटे तौर पर एक ही जैसा है। दिलीप के कपड़े तुम्हें बखूबी फिट आ सकते हैं। तुम मेरे साथ कोठी में चलो, मैं तुम्हें दिलीप का सूट निकाल के देती हूँ। उसके पास इतने सूट हैं कि उसको ख्याल तक नहीं आएगा कि एक सूट कम था। डार्लिंग गेस्ट, मैंने ठीक सुना? मैं तुम्हारे साथ कोठी में चलूं? हाँ, कोठी खाली पड़ी है। चाय जी के अलावा वहां कोई भी नहीं है और वो बूढ़ी अम्मा ऊपरली मंजिल के बेडरूम में नशे में धुत दीन दुनिया से बेखबर सोई पड़ी है। किसी को कोठी में तुम्हारी आमद की खबर नहीं होगी। आमद की तो नहीं होगी, लेकिन अगर ऊपर से तुम्हारा जीजा आ गया तो? तब तक नमिता कार को कोठी के ड्राइव वे में ले जाकर रोक चुकी थी। हाँ, ये अंदेशा तो है, वो इंजन बंद करती हुई बोली। तुम्हारा कोठी के भीतर जाना तो वाकई ठीक नहीं होगा, ड्राइव वे में देखा जाना भी। तुम ऐसा करो, तुम कोठी के बाजू से होकर पिछवाड़े में चले जाओ। वहां पायर पर बोट हाउस का शेड है। तुम बोट हाउस में पहुंचो, मैं वहां तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आती हूँ। जल्दी आना। सुनील कार से बाहर निकलता हुआ बोला। बस गई और आई। वो कार से निकलकर सामने कोठी की ओर दौड़ चली और सुनील उसके बताए बोट हाउस के रास्ते पर चल पड़ा। पेड़ों से घिरे रास्ते से गुजरता वो पिछवाड़े में पहुंचा जहाँ की बोट हाउस था। सामने क्षितिज तक फैला समुद्र शांत था। हर तरफ सन्नाटा था। नीम अंधेरे में बोट हाउस के शेड का केवल धुंधला सा आकार दिखाई दे रहा था। वो बोट हाउस के दरवाजे पर पहुंचा। उसने दरवाजे को आजमाया तो पाया कि वो खुला था। उसने दरवाजे को धक्का देकर पूरा खोला और एक कदम भीतर डाला। तत्काल उसके नथुनों से डीजल की तीखी गंध टकराई। भीतर उतना अंधेरा नहीं था जितने की सुनील ने अपेक्षा की थी। वजह यही थी कि बोट हाउस का समुद्र की ओर वाला विशाल फाटक खुला था और समुद्र की सतह से प्रतिबिंबित होती चांद की रोशनी भीतर पहुंच रही थी, जिसमें सुनील को भीतर मौजूद पानी में हौले हौले डोलती मोटर बोट दिखाई दी। सुनील ने मोटर बोट के डेक पर कदम रख के उसके पिछले कॉकपिट में दाखिल हुआ और वहां मौजूद एक कुशन लगी सीट पर ढेर हो गया। उसने महसूस किया डीजल की गंध वहां और भी तेज थी। उसने एक गहरी सांस ली और फिर उसकी निगाह पैन होती हुई बोट के नीम अंधेरे डेक पर बाएं से दाएं घूमी। डेक पर कुछ था, या वो महज हिलते पानी की वजह से बनती परछाइयों का खेल था। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर सामने देखा। नहीं, वो परछाइयों का खेल नहीं था। डेक पर जरूर कुछ था। क्या था? हाथ। सामने कॉकपिट से ऊपर को उठा एक हाथ दिखाई दे रहा था। इंसानी कलाई से जुड़ा स्थिर हाथ। हेलो, वो फंसे कंठ से बोला। स्तब्ध वातावरण में उसको आवाज इतनी जोर से गूंजी कि वो खुद हड़बड़ा गया। कौन है उधर? कोई उत्तर न मिला। पानी पर चांद की रोशनी की किरणें थिरकती रही। हाथ में कोई हरकत न पैदा हुई। सुनील का दिल जोर से धड़कने लगा। सांस रोके वो अपने स्थान से उठा और डेक पर चलता हुआ सामने कॉकपिट के करीब पहुंचा। तब उसे एक धराशायी मानवाकार के दर्शन हुए। कौन हो भाई? सुनील फंसे कंठ से बोला। खैरियत तो है? कोई जवाब न मिला। उसने हाथ बढ़ाकर हाथ को कलाई के पास से थामा। नब्ज गायब। तौबा तौबा। वो डेक पर से कूदकर बोट हाउस के फर्श पर पहुंचा और दरवाजे के करीब की दीवार को टटोलता स्विच बोर्ड तलाश करने लगा। उसका हाथ एक स्विच पर पड़ा तो तत्काल उसने उसे ऑन किया। शेड में एकाएक ट्यूबलाइट की रोशनी यूं चमकी कि उसकी आंखें चौंधिया गई। रोशनी में उसने फिर सामने कॉकपिट में पड़े मानव शरीर पर निगाह डाली। थापर? वो दिलीप थापर था, जो कि वहां मरा पड़ा था। उसकी सफेद कमीज के सामने भाग में एक लाल गोल दायरा दिखाई दे रहा था, जो कि खून से ही बना हो सकता था। तभी बाहर ऊंची एड़ी की ठक ठक की आवाज हुई। सुनील सीधा हुआ और वापस घूमा। दरवाजे पर एक झोला लिए नमिता प्रकट हुई। वो फिर शेड के फर्श पर पहुंचा। अरे, बत्ती क्यों जलाई? वो आशंकित भाव से बोली। बंद करो फौरन। सुनील आगे बढ़ा। वो उसके पहलू से निकलकर आगे बढ़ने लगी।
तो सुनील ने उसकी बाह थामकर उसे वापस खींच लिया। क्या है? वो अप्रसन्न भाव से बोली। ये क्या करते हो? उधर न जाओ, सुनील बोला। किधर न जाऊं? बोर्ड की तरफ। क्यों? वहां थापर है। थापर? वो चिहुकी। दिलीप यहाँ है? मरा पड़ा है। हे भगवान! उसके मुंह से एक तीखी सिसकारी निकली। कैसे? क्या हुआ? तुमने 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 उसे? पागल हुई हो? कैसे मरा? गोली खाके। शूट कर दिया किसी ने उसे। छाती में गोली का सुराग साफ दिखाई दे रहा है। किसने शूट किया? मुझे क्या पता किसने शूट किया। हे भगवान! अब क्या होगा? जो होगा सामने आ जाएगा। अब मैं क्या करूं? तुम तो पहले कोठी में वापस जाओ और वहां से पुलिस को फोन करो। मैं पुलिस को फोन करूं? किस लिए? ये भी कोई पूछने की बात है? उन्हें दिलीप थापर के कत्ल की खबर करने के लिए कि क्या पता वो मरा ना हो। मैंने नब्ज देखी थी, गायब थी। क्या पता वो मरा न हो। एक तरफ हटो। उसने झोला एक बेंच पर फेंका और बोर्ड की तरफ लपकी। डेक पर पहुंचकर वो ठिठकी। फिर उसने नीचे झुककर फर्श पर से कुछ उठाया। क्या है? सुनील उत्सुक भाव से बोला। उसने उत्तर न दिया। सुनील को लगा कि उसके हाथ में जनाना सैंडल की ऊंची एड़ी थी, लेकिन उसकी ओर गौर से उसे देख पाने से पहले नमिता ने उसे अपने पर्स में डाल लिया। वो थोड़ा आगे बढ़ी, ठिठकी, नीचे झुकी और उसने फिर कोई चीज नीचे से उठाई। उस दूसरी चीज को सुनील ने साफ पहचाना। वो महिलाओं द्वारा बालों में लगाया जाने वाला क्लिप था। तूफान हमदम, सुनील धीरे से बोला। जहां कत्ल की वारदात होके हटी हो, वहां से कोई चीज हटानी नहीं चाहिए। उसने उत्तर न दिया। लंबे डग भरती वो बोट हाउस के परले पहलू में पहुंची। मौकाए वारदात पर मौजूद कोई भी चीज कातिल की शिनाख्त में मददगार साबित हो सकती है। जो चीजें तुमने अभी उठाई हैं वो। ओह, ले ऑफ! वो चिढ़कर बोली। तुम जेल जाने को तड़प रही मालूम होती हो। आई सेड ले ऑफ। सुनील चुप हो गया। नमिता पैर पर उकड़ू बैठ गई और आंखें फाड़ फाड़ कर नीचे पानी में झांकने लगी। फिर एकाएक वो उठकर सीधी हुई। जरा मुंह फेर के खड़े हो, वो बोली। क्या? सुनील सकपकाया। जरा दीवार की तरफ मुंह फेर कर खड़े हो। क्यों? सुना नहीं? लेकिन कोई वजह तो। ठीक है, भाड़ में जाओ। वो फुर्ती से अपने जिस्म पर से कपड़े उतार उतार कर फर्श पर फेंकने लगी। पहले जैकेट, फिर स्कीवी। अगर तुम्हारी मर्जी पुलिस को फोन करने की नहीं है, सुनील खामखा बोला, तो मैं करता हूँ। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। फिर सैंडलें। स्वीटहार्ट, मेरी राय मानो और जो चीज यहाँ से उठाई है वहां वापस रख दो। जहन्नुम में गई तुम्हारी राय। फिर जीन्स। फिर उसके पैंटी और ब्रेजियर से ढके लगभग नग्न जिस्म ने पानी में छलांग लगा दी। उसका सांचे में ढला जिस्म एक क्षण को सुनील की आंखों के सामने लहराया और फिर ओझल हो गया। किस फिराक में थी वो लड़की? पानी में वो कहाँ थी? सुनील को पता नहीं लग रहा था। उसने बोट पर जाकर पानी में झांका तो भी उसे वो न दिखाई दी। अलबत्ता उसकी वजह से पानी में हलचल मुतवातर मच रही थी। तब सुनील ने देखा कि बोट का इंजन के ऊपर का कार के बोनेट जैसा ढक्कन उठा हुआ था। डीजल की गंध सबसे तीखी टंकी के नीचे से आ रही थी। जरूर टंकी लीक कर रही थी। फिर उसे टंकी के नीचे से कोई चीज बाहर झांकती दिखाई दी। क्या था? क्या था? बिजली का तार? नहीं, तार जैसी कोई चीज। उसने झुककर उसका दिखाई देता हुआ सिरा थामा और खींचा। सिरा खींचता चला गया। उसने और खींचा तो वो तार सी टंकी के नीचे से और निकलती चली गई। उसने और खींचा तो वो तार सी टंकी के नीचे से और निकलती चली आई। वो उसे कोई 15-16 गज खींच चुका तो उसका दूसरा सिरा उजागर हुआ, जिस पर निगाह पड़ते ही उसके छक्के छूट गए। दूसरे सिरे पर एक बारूद की छड़ बंधी हुई थी और वो तार सी उस बारूद का असाधारण लंबा पलीता था। क्या पलीता चालू हो सकता था? हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था? तो क्या करे वो? क्या बारूद की छड़ को समुद्र में फेंक दे? लेकिन बारूद फिर भी फट सकता था। छड़ वाटरप्रूफ हो सकती थी। अगर पलीता चालू था तो बारूद तो उसके हाथों में फट सकता था। उसे पानी में फेंकने पर
वो पानी में मौजूद नमिता को अपनी लपेट में ले सकता था। नमिता, उसने जोर से आवाज लगाई। कोई उत्तर न मिला। फिर उसने मन ही मन फैसला किया, देखा जाएगा जो होगा। उसने बारूद की छड़ को बाएं हाथ में मजबूती से थामा और दाएं हाथ में पलीते को थामकर उसे जोर से झटका दिया। पलीता छड़ से अलग हो गया। उसने डरते डरते पलीते का ढक्कन उतारा। विस्फोट न हुआ। उसकी जान में जान आई। उसने बारूद की छड़ को, पलीते को, उसके ढक्कन को वापस टंकी के नीचे वहां रख दिया जहां से कि उसने उन चीजों को बरामद किया था। फिर एक क्षण की हिचकिचाहट के बाद उसने इंजन के ऊपर का कार के बोनट जैसा ढक्कन नीचे गिरा दिया। वो नहीं चाहता था कि नमिता की उन चीजों पर निगाह पड़ती और फिर वो उन्हें भी उठाकर अपने पर्स के हवाले कर लेती। फिर उसकी तवज्जो फिर पलीते की असाधारण लंबाई की तरफ गई। 15-16 गज लंबा पलीता। किस लिए इतना लंबा पलीता? तो कम से कम आधा घंटा लगाता सुलगकर बारूद तक पहुंचने में। जरूर कोई बोट में विस्फोट होने से पहले वहां से दूर, बहुत दूर निकल जाना चाहता था। यानी कि किसी की लाश समेत बोट को उड़ा देने की योजना थी। तभी पानी की सतह पर हलचल हुई और नमिता ने पानी से बाहर सिर निकाला। उसने अपना दायां हाथ ऊपर उठाया और बोली, जरा हाथ पकड़ो और मुझे बाहर खींचो। सुनील पायर के सिरे पर पहुंचा। उसने नमिता का हाथ थामकर उसे बाहर खींच लिया। जल परी सी नमिता उसके करीब आ खड़ी हुई। क्या मिला? सुनील उसके लगभग नग्न शरीर से निगाह चुराता हुआ बोला। ये। नमिता ने अपना दूसरा हाथ आगे किया तो सुनील को उसमें एक छोटी सी रिवॉल्वर दिखाई दी। कत्ल इसी रिवॉल्वर से हुआ हो सकता है, सुनील बोला। हो सकता है, नमिता बोली। ये मर्डर वेपन है। हो सकता है। तुम्हें मालूम है कि ये मर्डर वेपन है, तभी तो तुमने इसके लिए समुद्र में डुबकी लगाई। समझदार आदमी हो। तुम इस रिवॉल्वर को पहचानती मालूम होती हो। हाँ, बखूबी। किसकी है? कीर्ति की। इसे वापस पानी में फेंक दो। अच्छा यही होगा कि इसे आकर पुलिस ही बरामद करे। नमिता ने जोर से इनकार में सिर हिलाया। क्यों? सुनील बोला। कीर्ति किसी पर गोली नहीं चला सकती। आत्मरक्षा के लिए भी नहीं। नहीं। तुम्हें क्या मालूम? जो औरत पति से थप्पड़ खाकर सिर्फ रोने बैठ जाती हो, वो उस पर गोली नहीं चला सकती। हर चीज की कोई हद होती है। हर किसी का कोई ब्रेकिंग पॉइंट होता है। लेकिन आज तो दिलीप ने उसके साथ कोई बदसलूकी नहीं की थी। तुम्हें क्या मालूम? तुम क्या हर वक्त उनके साथ थी? वो खामोश रही। जब तुम वेटर की वर्दी हासिल करने होटल लेक व्यू गई थी, तब क्या थापर वहां मौजूद था? तुम्हारी बहन वहां मौजूद थी? मालूम नहीं। तब मैं कैसीनो में झांकने नहीं गई थी। क्या पता आदत से मजबूर थापर इस बार पब्लिक में ही अपनी बीवी को जलील करने पर आमादा हो गया हो और कीर्ति यहाँ चली आई हो। थापर पीछे आया हो और फिर उस पर जुल्म ढाने लगा हो और तब कीर्ति उस पर गोली चला बैठी हो। उसने उत्तर न दिया। अगर ऐसा हुआ है तो ये साफ साफ आत्मरक्षा का केस है जिसमें तुम्हारी बहन का बाल भी बांका नहीं होगा। लेकिन तुम्हारी मौजूदा हरकतें उसके लिए नई नई तरह की जहमतें खड़ी कर सकती हैं। इसलिए नो मिस्टर, मैं अपनी बहन को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर उसने दिलीप पर गोली चलाई होती तो उसने खुद ही इस बात की पुलिस को खबर कर दी होती। मुझे पूरा यकीन है कि कत्ल किसी और ने किया है और कीर्ति की मिल्कियत ये चीजें उसे फंसाने के लिए यहाँ प्लांट की हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं कीर्ति को नहीं फंसने दूंगी। तुम क्या करोगी? सबसे पहले तो कपड़े पहनूंगी। तुम खुदा के वास्ते अब तो पीठ फेरो, क्योंकि जो मेरे तन पर है पहले मैंने इसे उतारना है। क्यों? अरे ये गीले कपड़े हैं। तो उतार लो। मैं तो जन्म से अंधा हूँ। ओ माय गॉड, मैं सैंडल मारकर ट्यूब फोड़ दूंगी। अरे नहीं, सुनील तत्काल पीठ फेरता हुआ बोला। अब ठीक है। 2 मिनट बाद उसे नमिता की आवाज सुनाई दी। वो घूमा तो उसने पाया कि उसने अपनी पोशाक और सैंडलें पहन ली थी और अपने गीले अंडरवियर और अंगिया को निचोड़ रही थी। अब क्या करोगी? वो बोला। अब सबसे पहले तो कीर्ति को तलाश करूंगी। ये रिवॉल्वर वगैरह तुम वापस नहीं रखोगी तो तुम खुद तो मरोगी ही, कीर्ति को भी मरवाओगी। मुझे बरगलाओ मत। मैं तुम्हें बरगला नहीं रहा।
सही रास्ता दिखा रहा हूँ। कानून से छेड़छाड़ अच्छी बात नहीं होती। सब कुछ यथास्थान वापस रख दो, वरना वरना क्या? वरना मैं पुलिस को बताऊंगा तुम्हारी हर करतूत की बाबत। यू कैन नॉट बी सीरियस बट आई एम। बड़े नाशुक्र इंसान हो, नाशुक्रे भी और एहसान फरामोश भी। मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं ऐसा होता तो जो मैंने करना होता वो मैं तुम्हें कहकर करता। नूरे नजर, तुम्हें ऐसी बातों का तजुर्बा नहीं है, लेकिन मुझे है। तुमने पहले कभी अपनी आंखों के आगे कत्ल हुआ देखा है? नहीं, मैंने दर्जनों बार देखा है और मेरा जाती तजुर्बा है कि मौकाए वारदात पर उपलब्ध सबूतों के साथ छेड़छाड़ केस को उलझाती है, उसके हल में रुकावट डालती है। अगर तुम समझती हो कि कीर्ति को फंसाने के लिए उसके खिलाफ सबूत यहाँ प्लांट किए गए हैं, तो ये नतीजा क्या पुलिस नहीं निकाल सकती, जिसका कि ये रोजमर्रा का काम है? मुझे कुछ नहीं मालूम, वो झुंझलाकर बोली। मैं? मुझे पता है तुम्हें कुछ नहीं मालूम, तभी तो कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारी मालूमात बढ़ाने की। वो एकाएक दृढ़ कदमों से बाहर की ओर बढ़ी। अरे रुको रुको, कहाँ जा रही हो? वो न रुकी। सुनील उसके पीछे लपका। आनन फानन नमिता कोठी के सामने पहुंची और भीतर दाखिल हुई। वहां हॉल में एक तरफ फोन पड़ा था। वो उसकी तरफ बढ़ी। उसने फोन उठाया और आनन फानन एक नंबर डायल किया। पुलिस को फोन कर रही हो? उसने उत्तर न दिया। लाइन लगी तो वो बोली, हेलो मीनाक्षी, मैं नमिता बोल रही हूँ, नमिता मेहरा। तुम्हारे यहाँ कीर्ति तो नहीं आई? नहीं आई? कोई फोन वगैरह ही आया हो या किसी और तरीके से तुम्हें खबर की हो कि वो कहाँ है? नहीं नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं। क्या? अरे नहीं, कुछ नहीं हुआ है। गुड नाइट। वैसे ही आनन फानन उसने 5-6 और जगह फोन किया। हर जगह से निराशाजनक उत्तर मिला। यूं फोन पर बहन को तलाश करती रहोगी तो सवेरा हो जाएगा, सुनील बोला। इसलिए पहले पुलिस को फोन कर लो। पुलिस को फोन तुम कर लो, मैं कीर्ति की तलाश में जा रही हूँ। तुम्हें पुलिस के आने तक यहाँ रुकना चाहिए। पुलिस को मालूम होना जरूरी है कि मैं यहाँ थी। क्या मतलब? तुम मुंह न फाड़ो तो उन्हें कैसे मालूम होगा कि? सुनील पहले ही इनकार में सिर हिलाने लगा। क्यों, क्या हुआ? तुम पुलिस की काबिलियत को बहुत कम करके आंक रही हो। ऐसी बातें कहीं छुपती हैं? फिर तो जो होगा देखा जाएगा। देखो, तुम देखो, वो तल्खी से बोली। जो चीजें मैंने यहाँ से उठाई हैं वो सब की सब कीर्ति के हैं। एड़ी उसकी सैंडल की है, क्लिप उसके बालों का है और रिवॉल्वर उसकी मिल्कियत है। अब तुम जरा सोचो कि अगर कत्ल कीर्ति ने किया होता तो क्या वो अपने पीछे ऐसी चीजें छोड़कर जाती जो कि सहज ही उसे फंसा सकती थी? वो खुद अपने खिलाफ घातक सबूत छोड़कर जाती यहाँ से। तुम्हारी बहन औरत है और औरत कब क्या करती है ये कौन जानता है? मैं कहती हूँ ये चीजें कीर्ति को फंसाने के लिए यहाँ प्लांट की गई हैं। तुम ये पहले भी कह चुकी हो और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो बात तुम्हारी समझ में आ सकती है वो क्या पुलिस की समझ में नहीं आएगी? मुझे पुलिस की समझ का कोई तजुर्बा नहीं और मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। मेरा कीर्ति को तलाश करना जरूरी है, समझे? नहीं। क्यों नहीं समझे? मैं फारसी बोल रही हूँ। कीर्ति की तलाश से तुम्हें क्या हासिल होगा? मुझे ये मालूम होगा कि उसने कत्ल किया है या नहीं। किया होगा तो वो मान जाएगी, मेरे सामने मान जाएगी। वो मेरे से झूठ नहीं बोलेगी। आई सी। सुनील का स्वर सर्वदा आश्वासन रहित रहा था। अगर उसने कहा कि वो बेगुनाह है तो मैं ये तमाम चीजें गायब कर दूंगी, लेकिन अगर उसने गोली चलाई होना कबूल किया तो मैं उसे अपने आप को पुलिस के हवाले कर देने के लिए राजी कर लूंगी और यहाँ से उठाई चीजें पुलिस को सौंप दोगी। हाँ, अच्छा है। तब तुम दोनों बहनें जेल की एक ही कोठरी में बंद होगी। तुम एक बहुत ही वाहियात आदमी हो जिसने अभी तक मुझे डराने दहलाने के अलावा कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी मदद करना चाहते हो तो सिर्फ इतना करो कि मेरी बाबत पुलिस के सामने मुंह ना फाड़ना। मैं हमेशा हमेशा तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। नाउ बी अ गुड बॉय एंड से यस। लेकिन भाड़ में जाओ, जो जी में आए करना। मैं चली और वो वहां से दौड़ चली। उसके पीछे हॉल का दरवाजा बंद हो गया। तब सुनील ने वॉल क्लॉक पर निगाह डाली।
12 बज चुके थे, यानी कि ब्लास्ट का अगले रोज का अंक छपना शुरू हो चुका था। तब पुलिस को फोन करने से पहले उसने मलिक साहब का वो खास नंबर डायल किया जिस पर आई कॉल केवल मलिक साहब ही रिसीव करते थे। कोई जवाब न मिला। उसने लाइन काटकर न्यूज एडिटर रॉय का नंबर लगाया। जवाब मिला। सुनील बोल रहा हूँ, वो व्यग्र भाव से बोला। कहाँ हो? रॉय ने पूछा। नॉर्थ शोर पर, दिलीप थापर की कोठी में। फोन कैसे किया? क्या काम है? दादा, स्टॉप प्रेस। क्यों? बड़ी फड़काऊ खबर है। क्या? दिलीप थापर का खून, ब्लास्ट की चीफ रिपोर्टर पर जानलेवा हमला, खूनी फरार। होल्ड करो, मैं दूसरे फोन पर स्टॉप प्रेस का ऑर्डर जारी करता हूँ। गुड। सुनील रिसीवर कान में लगाए खड़ा रहा। 2 मिनट बाद उसके कान में रॉय की आवाज पड़ी। प्रेस रुकवा दी है, अब जल्दी बोलो क्या माजरा है। सुनील ने संक्षेप में माजरा बयान किया। गुड, रॉय बोला। नाउ गेट ऑफ द लाइन। अभी नहीं, पहले एक बात और सुनो। बोलो, जल्दी बोलो। फौरन यहाँ किसी को कैमरे के साथ भेजो ताकि आई अंडरस्टैंड नाउ। सुनील ने प्लंजर दबाकर संबंध विच्छेद किया और फिर पुलिस का नंबर डायल करने लगा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।